काव्या की माँ काजल ने जैसे ही श्लोक को आगे बढ़कर काव्या का हाथ थामने के लिए कहा तो काव्या के माथे पर शिकन की लकीरें छा गई। बीते 3 सालों में उसने किसी भी अनजान लड़के को अपने पास फटकने तक नहीं दिया था और यहाँ तो उसे छूने की बात कही जा रही थी। श्लोक भी उसके लिए अनजान था, लेकिन शादी होते ही अब काव्या पर उसका पूरा हक था। ये बात सोच सोच कर ही काव्या, जो अभी तक कठोरपन का चोगा ओढ़े हुई थी, गम और गुस्से से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो जो कुछ देर पहले अपने आप को मजबूत सांचे में ढाले खड़ी थी, एकदम से हक वाले एहसास ने उसके अंदर सोई हुई वो निर्बल काव्या को जगा दिया था। श्लोक के बढ़ते कदम के साथ साथ काव्या का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। अतीत की कुछ धुंधली तस्वीरें जहन में फिर से उभरने लगी थी। चीख पुकार के साथ उसे अपनी आवाज खाई में से आती हुई महसूस हुई। नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, दूर रहो मुझसे, डोंट टच मी। काव्या, काव्या। इससे पहले कि काव्या सर पर ओढ़ी चुनरी फेंक कर वहां से भाग पाती कि श्लोक की आवाज उसके कानों से टकराई। वो नरम लहजे में उससे कह रहा था, काव्या चले। काव्या ने खुद को संभालते हुए सामने देखा तो श्लोक को उसके 2 कदम की दूरी पर खड़े होकर उसे हाथ से आगे बढ़ने का इशारा करते हुए दिखा। श्लोक ने उसका हाथ नहीं थामा था, बल्कि उससे थोड़ी दूरी भी बनाकर रखी थी। काव्या ने 2 पल के लिए कुछ सोचा, फिर खुद को शांत करते हुए श्लोक के साथ ही मंदिर की तरफ बढ़ गई। आरती की थाल भी श्लोक ने इस तरफ से पकड़ी थी कि काव्या की उंगली उसकी उंगलियों के पोर को स्पर्श न करे। श्लोक का ये स्वभाव काव्या के लिए निराला था। उसे तो यही लगा था कि श्लोक अभी से उसके ऊपर अपना हक समझ बैठा है, लेकिन श्लोक का ये अंदाज उसके मन के किसी कोने में श्लोक से हमदर्दी का भाव उमड़ रहा था। सब लोग पूजा घर से निकल चुके थे, लेकिन पीछे खड़ी काव्या अपने मन में शंका लिए देवी माँ की मूर्ति के सामने ही खड़ी थी। पिछले 3 सालों में उसने कभी भी देवी माँ की पूजा नहीं की थी और आज भी वो रहस्यमय अंदाज में खड़ी थी। उसने सरसरी नजर मूर्ति की तरफ डाली और पूजा घर से हॉल की तरफ बढ़ गई। तभी उसने डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने फूफा को मोबाइल पर किसी से बात करते हुए सुना। हाँ, हमने खुद देखा है, ब्रांडेड न्यू गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, और तो और भाई साहब फर्निश्ड फ्लैट भी दे रहे हैं दहेज में। 10 लाख कैश लेने की भी बात तय हुई है। भाई, लड़के की तो लॉटरी निकल गई। इतने आम परिवार से होकर जय किशन राणावत की लड़की से शादी करके उसने अपनी सोई किस्मत जगा ली है। दहेज की बात सुनते ही काव्या के मन के एक कोने में फिर से हलचल मचने लगी। लड़के ऐसे ही होते हैं काव्या, तुम अपने आप को कमजोर मत पड़ने दो। लड़के पहले तुम्हें अपने एहसास और प्यार के जाल में फांसते हैं, फिर जब इनका मन भर जाता है तो छोड़कर चले जाते हैं। श्लोक भी वैसा ही है, सबके सामने शरीफ होने का ढोंग रच रहा है। अगर इतना ही एहसानमंद होता तो इस धोखे वाली शादी को कभी नहीं अपनाता। वो भी आम लड़कों जैसा है, उसने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की है। श्लोक के खिलाफ खुद के मन में दलीलें देते हुए काव्या ने पल भर के जागे एहसास को जगने से पहले ही मन के किसी कोने में दफन कर दिया। दहेज वाली बात सुनकर उसकी आंखों में श्लोक के लिए नफरत कई गुना और बढ़ चुकी थी। विदाई का समय होते ही सबकी आंखें नम सी हो गई। काजल राणावत तो अपनी बेटी को गले से लगा फूट फूट कर रो रही थी और आदर्श, वो अपने आंसू जब्त करते हुए एक कोने में खड़ा था। जय किशन राणावत भी बेटी की विदाई पर दुखी थे, लेकिन इस बात की संतुष्टि उन्हें थी कि श्लोक उनकी बेटी के लिए सही जीवन साथी साबित होगा। हर्षवर्धन और सरिता के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अब इस शादी से खुशी नहीं महसूस कर रहे थे, लेकिन बेटे के शर्त के आगे वो अभी भी मध्य वर्गीय परिवार का हिस्सा होने का ढोंग कर रहे थे। घर के दरवाजे पर एक सजी सजाई गाड़ी खड़ी थी। श्लोक उस गाड़ी के ड्राइविंग सीट के दरवाजे के पास ही खड़ा था। आदर्श ने पहले ही काव्या का सामान गाड़ी के डिक्की में रख दिया था। श्लोक के पेरेंट्स गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठे तो जय किशन की भवें कुछ तन सी गई। उन्होंने श्लोक को अपने साथ चलने का इशारा किया, फिर भीड़ से एक तरफ हटकर सरगोशी में कहा, माफ करना बेटा, लेकिन तुम्हारी गाड़ी काफी छोटी है और इसमें काव्या का जाना इम्पॉसिबल है। वो ऐसी कार से ट्रैवल करने की आदी है। श्लोक ने संतुलित अंदाज में कहा, अंकल, मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं अभी ऐसी कार अफोर्ड कर सकूं। ये गाड़ी भी EMI पर ली गई है। श्लोक ने ये बात झूठ नहीं कही थी। शादी के लिए उसने ये गाड़ी अपनी 3 महीने की सैलरी मिलाकर EMI पर खरीदी थी। वो पिछले 3 महीने से अपना खर्चा खुद चलाते आ रहा था, जिस बात पर हर्षवर्धन मेहरा से भी उसकी बहस हो चुकी थी। श्लोक की बातें सुनकर जय किशन ने उसे समझाया, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो श्लोक। अब तुम हमारे दामाद बन चुके हो और अंकल नहीं, डैड बुलाओ पूरे हक के साथ। और बाप होने के नाते हम तुम्हें गाड़ी खरीदने को थोड़ी ना बोल रहे हैं। शादी का तोहफा समझकर हमारी तरफ से एक ऐसी कार रख लो, और साथ साथ पॉश इलाके में हमने एक फ्लैट की बुकिंग भी कर रखी है। तुम कहो तो तुम्हारा और काव्या का सामान वही शिफ्ट करवा दिया जाएगा। वो शायद तुम्हारे पेरेंट्स के साथ एडजस्ट न कर पाए। ऐसा क्यों डैड? श्लोक ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, जब आपने मुझे काव्या के लिए बंद किया था तब ये बात आपको अच्छे से मालूम थी कि मेरी सैलरी कम है और मैं किराए के फ्लैट में अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। आपको तब ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी थी और आपका ये मानना था कि आपकी बेटी हर माहौल में एडजस्ट कर सकती है। मैंने आपसे इस बात पर सवाल भी उठाया था,
कि उसे आगे चलकर बहुत कुछ चीजों की कमी का एहसास होगा, लेकिन आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि आपकी बेटी पैसों से इंसान के जज्बात नहीं मापती है। फिर आज क्या हुआ? श्लोक ने जय किशन की बोलती बंद कर दी थी। जय किशन राणावत को शांत खड़ा देख श्लोक ने नरम लहजे में कहा, डैड, आप बस आशीर्वाद दें और मैं वादा करता हूं कि काव्या को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। श्लोक की बातों पर विश्वास जताते हुए जय किशन ने उसे आशीर्वाद दिया और मन ही मन कहा, अब सही मायने में हमने अपनी बेटी के लिए हीरा जीवन साथी तलाश किया है। बस वक्त रहते काव्या को भी श्लोक की कदर हो जाए। जय किशन ने नम आंखों से काव्या की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक कतरा आंसू भी नहीं था। वो चुपचाप गाड़ी के आगे की सीट पर किसी मूर्ति की तरह जा बैठी थी। रिश्तेदार और माँ के रोने की आवाज उसके कानों में सुनाई ही नहीं पड़ रही हो जैसे। साथ वाली सीट पर जब श्लोक आकर बैठा तब उसके सोच की तंद्रा टूटी और उसने खिड़की से बाहर एक आखिरी नजर अपने घर पर डालते हुए सोचा, बस 2 दिन के अंदर ही मैं शादी का नाटक ही खत्म कर दूंगी। मॉम डैड, मैं इतनी आसानी से अपनी आजादी पर पाबंदियां नहीं लगाऊंगी। सोचते हुए काव्या ने सरसरी नजर से श्लोक की तरफ दौड़ाई, जो अपनी सीट बेल्ट बांधने में बिजी था। काव्या ने अपने सीट बेल्ट की तरफ देखा और कुछ सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट रेंग आई। श्लोक ने गाड़ी स्टार्ट करके धीमी गति में आगे बढ़ा दी। पीछे सब काव्या की गाड़ी की खिड़की से हाथ निकालकर विदा करने का इंतजार ही करते रह गए। जब श्लोक ने गाड़ी हाईवे पर चढ़ा दी तब काव्या ने अपनी सीट बेल्ट का बगल खोलते हुए चैलेंजिंग अंदाज में कहा, मुझे हाई पर गाड़ी 120 की स्पीड पर चलती हुई पसंद है, तो क्या आप इतनी तेज गाड़ी चला सकते हैं मिस्टर श्लोक? काव्या की बात सुनकर श्लोक से पहले ही सरिता मेहरा ने रिएक्ट किया, ये क्या पागलपन है? 100 के ऊपर की स्पीड पर गाड़ी चलाकर मेरे बेटे को मारना चाहती हो? नहीं आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? काव्या ने बातों में मिश्री घुलते हुए तंज कसा, 120 क्या, 70 की स्पीड पर जब ये सेकेंड हैंड गाड़ी चलेगी तो सबसे पहले इसके अंजर पंजर निकल कर फेंकाएंगे, आपका बेटा नहीं। वैसे डैड ने शायद इसलिए तुम्हें वो महंगी गाड़ी गिफ्ट। काव्या ने एक पल के लिए रुककर खुद को सुधारा, सॉरी, आई मीन वो दहेज में इम्पोर्टेंट गाड़ी दी है, क्योंकि मुझे तेज स्पीड में ट्रैवल करने की आदत है। काव्या की बदतमीजी देख सरिता मेहरा ने गुस्से में कुछ बोलना ही चाहा कि श्लोक ने एकदम से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। 60 की स्पीड से चलती गाड़ी के रुकते ही काव्या, जिसने अपनी सीट बेल्ट पहले से निकाल दी थी, अपना संतुलन खोकर सीधे डैशबोर्ड से टकरा गई। काव्या! श्लोक के मुंह से चीख निकल गई। क्या काव्या श्लोक के लाइफस्टाइल में खुद को ढाल पाएगी या दहेज लेने के छोटे इल्जाम को साबित करने के लिए श्लोक उसे अपनी असलियत बता देगा? हाईवे पर चलती 60 की स्पीड में गाड़ी को जैसे ही श्लोक ने ब्रेक लगाया, सीट बेल्ट न पहनने की वजह से काव्या का सर सीधे डैशबोर्ड से टकरा गया। काव्या! श्लोक के मुंह से चीख निकल गई। उसने जल्दी से अपना सीट बेल्ट हटाया और हाथ बांधकर काव्या को पकड़कर पीछे खींचना ही चाहा कि उसका हाथ हवा में ही जम गए। काव्या ने खुद को संभाल लिया था और वो अपने बाएं हाथ से माथे को सहलाते हुए करा रही थी। श्लोक ने अपने हाथों को पीछे खींचा और झेपते हुए पूछा, सब लोग ठीक है ना? पीछे सीट पर बैठे हर्षवर्धन मेहरा और सरिता मेहरा भी ऐसे अचानक ब्रेक लगने पर श्लोक की चीखने से घबरा उठे थे। सरिता ने तो जल्दी से श्लोक के हाथों को टटोलते हुए पूछा, तू ठीक है ना बेटा? हाँ मॉम। श्लोक ने कहते हुए सरसरी नजरों से काव्या की तरफ देखा। वो अभी भी धीमी आवाज में करा रही थी। शायद उसके माथे पर हल्की सी चोट लगी थी। श्लोक ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और काव्या की तरफ बढ़ाते हुए नरमी से कहा, शायद तुम्हें इसकी जरूरत है। काव्या के चेहरे पर हल्के दर्द के भाव थे। उसने एक नजर श्लोक पर डाली, फिर हाथ बढ़ाकर रुमाल ले लिया। उसके माथे पर हल्का लाल निशान छप चुका था और उसकी चोट में से टीसें उठ रही थी। काव्या ने जैसे ही रुमाल को अपने माथे से लगाया, पीछे सीट पर बैठे हर्षवर्धन मेहरा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, श्लोक, हम लोग इस गाड़ी से घर नहीं जाएंगे। मैं अभी ड्राइवर को कहकर दूसरी। हर्षवर्धन मेहरा की बात पूरी होने से पहले ही श्लोक ने जल्दी से टोका, डैड, इट्स ऑल राइट। क्यों किराए के ड्राइवर को बुलाकर जबरदस्ती का खर्चा करवाना है? उसने बोलते हुए हर्षवर्धन मेहरा को चुप रहने का इशारा किया। काव्या भी कंफ्यूज नजरों से दोनों की तरफ देख रही थी, लेकिन शायद सरिता मेहरा को अपने बेटे की ज्यादा ही चिंता थी, इसलिए वो भी बोल पड़ी, सही तो बोल रहे हैं तुम्हारे डैड। सरिता ने काव्या की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहा, इस लड़की के चक्कर में आज हम अपने बेटे को खो बैठते। पता नहीं कौन सी मुसीबत गले पड़ गई है। हर्षवर्धन मेहरा ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मैं तो पहले से ही श्लोक को इस शादी से पीछे हटने के लिए बोल रहा था, लेकिन ये मेरी सुने तब ना। आज गाड़ी तेज स्पीड से चलाने की मांग की है, कल को पता नहीं श्लोक को छत से नीचे कूदने को बोल दे। मॉम, डैड। श्लोक ने बात संभालने की कोशिश की। अच्छा, आप लोग एक काम करें, पास के मंदिर में चले जाएं। मैं कुछ देर बाद आप दोनों को यहाँ लेने आ जाऊंगा। श्लोक ने आंखों ही आंखों में हर्षवर्धन और सरिता से विनती की तो वो दोनों बिना एक भी शब्द बोले गाड़ी से नीचे उतर गए। श्लोक ने रतन चाचा को घर से गाड़ी भेजने को इन्फॉर्म कर
अपनी सीट बेल्ट को वापस बांधते हुए काव्या की तरफ देखा। श्लोक को यही लगा था कि काव्या मॉम डैड के ताने सुनकर रुआंसी हो गई होगी, लेकिन उसके उलट उसने बेफिक्री से काव्या को खिड़की से बाहर देखते हुए पाया। श्लोक के पेरेंट्स के बर्ताव से जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। काव्या के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। वो एक टक हाईवे के दूसरे पार देखे जा रही थी। श्लोक ने लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स किया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, सीट बेल्ट लगा लो। क्या? काव्या का ध्यान श्लोक की तरफ गया। श्लोक ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जमाए, सामने देखते हुए वापस से दोहराया, सीट बेल्ट लगा लो, वरना ऐसे तुम 120 क्या 50 की स्पीड भी नहीं झेल पाओगी, वो भी एक सेकंड हैंड कार की। श्लोक ने आखिरी के ये शब्द ठहराव के साथ बोले थे। काव्या ने अपने होठों को भींचा और सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, तुम्हें ब्रेक लगाने से पहले मुझे वार्न करना चाहिए था, या तुम मुझे जानबूझकर चोट पहुंचाना चाहते हो? काव्या का ये तंज सुन श्लोक दिल महसूस कर रह गया। काव्या को वो चोट कैसे पहुंचा सकता था जिसके जख्म पर वो मरहम रखने का सोच रहा था? उसे इंसान ने उसे शक के घेरे में कैद किया हुआ था। ये बात उसके लिए काफी बड़ी थी। सारा दिन इसी हाईवे पर गुजारने का इरादा है क्या? काव्या ने टोका तो श्लोक ने अपनी सोच को झटकते हुए गाड़ी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ा दी। काव्या ने ऊपर लगे आईने में पीछे की खाली बैक सीट देखते हुए एक बार फिर से तंज कसा। अच्छा हुआ अपने मॉम डैड को तुमने मंदिर भेज दिया, वरना बेचारे अपने बेटे की शादी की असलियत झेल नहीं पाते। अगर वो कुछ देर और साथ रहते तो मैं उन्हें अपनी दूसरी शादी वाली बात नहीं। श्लोक ने तेज आवाज में कहते हुए गाड़ी रोक दी। काव्या ने हड़बड़ाते हुए श्लोक की तरफ देखा, जिसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। एक पल के लिए काव्या की आंखों में खौफ सिमटा, लेकिन उसने खुद के डर पर काबू करते हुए कहा, क्या नहीं? तुम्हारे पेरेंट्स को पूरा सच जानने का हक है, तो क्या मुझे शादी से पहले सच जानने का हक नहीं था? श्लोक ने भड़कते हुए कहा, माना कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ये बात मुझसे छुपाई थी, लेकिन तुम जब शादी वाले दिन मुझे सच कहने की हिम्मत रख सकती हो तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पूरे 2 हफ्ते थे तुम्हारे पास। तुम्हें किस चीज का इंतजार था कि नाटक शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता? लेकिन तुम ये खत्म करना ही नहीं चाहती थी, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी। बोलो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? श्लोक का ये तेवर देख काव्या एक पल के लिए सकपका गई। श्लोक का गुस्सा इस वक्त उसे बीती बुरी यादों में धकेल रहा था। बोलो, किसी ने उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहा था। क्या इसलिए तुमने मुझसे शादी की थी, मुझे सड़क पर लाने के लिए? जब तुम्हारे पेरेंट्स को यह बात अच्छे से पता थी कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर उन्होंने तुम्हें खाली हाथ कैसे भेज दिया? काव्या ने दर्द से कसमसाते हुए कहा, मैं घर पर बात करूंगी, प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? शादीशुदा है हम दोनों, पत्नी हो तुम मेरी, मेरा पूरा हक है तुम्हारे ऊपर। सामने से भयानक अट्ठास वाली हंसी गूंजी थी काव्या के कानों में, और 2 मजबूत हाथों के गिरफ्त में उसके घने सुनहरे बालों की जकड़ थी। नहीं! काव्या ने तेज आवाज में चीखते हुए अपने आप को उसकी मजबूत गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश की, तो सामने वाले इंसान ने उसे मजबूती से पीछे धकेलते हुए कहा, अब देखता हूँ तू कैसे नहीं बताती है घर पर। तेरी ये हालत देखकर उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बोलते हुए उस इंसान ने गर्म सरिये का आखिरी सिरा काव्या की सुराहीदार सफेद गर्दन पर रख दिया था। काव्या के मुंह से तेज चीख निकली थी। बोलो काव्या, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? श्लोक की आवाज काव्या को वापस से वर्तमान में खींच लाई थी। उसकी आंखें अतीत के वो खौफनाक पलों को याद करके टपटपाने लगी और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। इससे पहले कि श्लोक का गुस्सा उसके ऊपर लावे की तरह बरसता, काव्या की आंखें बंद होने लगी और उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। काव्या को बेहोश होते देख श्लोक के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली और काव्या के गालों को थपथपाकर पुकारा, काव्या काव्या, क्या हुआ है? आई एम सॉरी, मेरे गुस्से की वजह से कहीं तुम। ओह गॉड! श्लोक ने खुद को ही डपटा। उसे चोट लगी थी श्लोक, थोड़ा तो ध्यान देना था ना। उसके ऊपर चिल्लाने की जगह तुम मुझसे प्यार से भी तो बात कर सकते थे ना। श्लोक ने बेहोश पड़ी काव्या की तरफ फिक्रमंद भाव से देखा और फिर उसकी सीट बेल्ट को अच्छे से बांधते हुए कहा, सॉरी काव्या, मैं कभी भी तुम्हें अनजाने में भी चोट पहुंचाने का नहीं सोच सकता। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। उम्मीद है कि होश में आने के बाद तुम मेरी बात पर गौर करोगी। बोलते हुए श्लोक ने काव्या के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए मन में सोचा, कितनी मासूमियत भरी है इस चेहरे में, लेकिन इस दिल में इतनी कड़वाहट क्यों है? काव्या के चेहरे की मासूमियत में श्लोक डूबा जा रहा था, लेकिन मोबाइल के बजने की आवाज से उसका ध्यान टूटा। उसने झेपते हुए खुद को काव्या से दूर किया और नजरें इधर उधर दौड़ाकर मोबाइल ढूंढने लगा। उसने काव्या के पैर के पास मोबाइल की फ्लैश देखा। शायद ब्रेक लगने की वजह से काव्या के गोद में रखा मोबाइल उछलकर नीचे गिर गया था। श्लोक ने झुककर मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर आदर्श का नाम फ्लैश कर रहा था। श्लोक ने कॉल पिक करनी ही चाही कि तभी उसकी नजर काव्या के पैरों पर अटक गई। स्पोर्ट्स शूज? श्लोक के मुंह से निकला।
ये तो वही स्पोर्ट्स शूज है। बेकिनी से श्लोक ने एक नजर जूते को देखा, फिर काव्या की तरफ। उसके लब खुद ब खुद बड़बड़ाने लगे। ये कैसे हो सकता है? काव्या की बदतमीजियों को क्या श्लोक नजरअंदाज कर देगा, या काव्या के अतीत का सच जानकर वो उससे नफरत करने लगेगा? काव्या के स्पोर्ट्स शूज को देखकर क्या याद आ गया श्लोक को? श्लोक के उखड़े तेवर देख काव्या की यादों ने उसे अतीत के उन खौफनाक पलों में धकेल दिया था जिसका ट्रॉमा वो सह नहीं पाई और बेहोश हो गई। श्लोक काव्या के इस हालत का खुद को जिम्मेदार मान ही रहा था कि तभी काव्या के बजते हुए मोबाइल को उठाते टाइम उसकी नजर काव्या के नीले काले शेड के स्पोर्ट्स शूज पर पड़ गई। साड़ी के नीचे स्पोर्ट्स शूज का होना श्लोक के लिए इतनी निराली बात नहीं थी जितना कि उसी रंग के स्पोर्ट्स शूज को वहां देखना। लास्ट टाइम जब उसने वो स्पोर्ट्स शूज देखे थे तो उसके रंग की कॉम्बिनेशन उसके मन में बस चुका था, और खासकर कि वो लड़की जिसके चेहरे और नाम से वो अनजान था। तो क्या काव्या वो बदतमीज लड़की थी? श्लोक ने होठों को भींचते हुए काव्या के चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया। तभी काव्या का मोबाइल दोबारा रिंग करने लगा तो श्लोक ने कॉल पिक करके आदर्श से कहा, आदर्श, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। सपाट लहजे में कहते हुए उसने कॉल कट कर दी। मोबाइल के दूसरी तरफ मौजूद आदर्श ने हैरानी से मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, ये दी का मोबाइल जीजू के पास क्या कर रहा है? और उनका लहजा इतना रूखा क्यों था? क्या दी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? आदर्श परेशान हो उठा। काव्या से वो उल्टी सीधी हरकतों की उम्मीद कर सकता था, लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो उसे घर से निकले 1 घंटा भी नहीं हुआ था। क्या करूं? जीजू के घर चला जाऊं क्या? आदर्श ने मन ही मन कहा। नहीं, थोड़ा वेट करता हूं, दी मुझे खुद कॉल करेंगी। आदर्श को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि काव्या के किसी भी तरह की हरकत करने से पहले ही उसके पैरों में मौजूद स्पोर्ट्स शूज ने श्लोक के मन में तहलका मचा दिया था। श्लोक ने बेहोश पड़ी काव्या पर सरसरी नजर दौड़ाई और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सामने सीधे रास्ते से होकर गाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन श्लोक की सोच उससे दुगनी स्पीड में 3 महीने पीछे जा रहा था। जिस दिन वो लंदन से इंडिया वापस आया था, पार्टी के बाद मॉम डैड से हुई बहस के बाद वो अपना मन शांत करने की खातिर घर पर बिना इन्फॉर्म किए अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल चुका था। रात के 8 बज रहे थे और मुंबई, जिसकी नाइट लाइफ की शुरुआत ही धमाकेदार होती थी, उस रात वहाँ का मौसम गहरे काले बादलों से घिरा हुआ था। मई की गर्मी होने के बावजूद आज रात बारिश के आसार थे, लेकिन मौसम के बदल जाने का किसे गम था। मुंबई के मशहूर एक्सो बार के दूसरे फ्लोर पर एक लड़की बार काउंटर पर बैठे हुए बड़ी देर से खिड़की के बाहर एक टक देखे जा रही थी। म्यूजिक पर थिरकते नौजवान लड़के लड़कियां बाहर के बदलते मौसम का मजा ले रहे थे, लेकिन उस लड़की के अंदर बुरी तरह से हलचल मची थी। मैडम, आपका बिल। बार काउंटर पर खड़े वेटर ने उसे एक पर्ची थमाते हुए टोका तो वो होश की दुनिया में वापस आई। उसने एक सरसरी निगाह वेटर पर दौड़ाई, लापरवाह अंदाज में कहा, मैंने बिल मांगा है क्या? लेकिन वेटर ने जल्दी से कहा, आप पिछले आधे घंटे से इसी खाली ग्लास के साथ यहाँ बैठी हैं। दूसरे कस्टमर को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। वेटर की बात सुन लड़की की भवे कुछ तन सी गई। उसने थोड़े गुस्से में कहा, मैं चाहे यहाँ आधे घंटे बैठूं या 24 घंटे, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और रही दूसरों की प्रॉब्लम की बात, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ बैठे बैठे ये पूरा तुम्हारा क्लब खरीद सकती हूँ। तुम्हारी औकात मेरी जूती भर भी नहीं है। नाउ गेट लॉस्ट। उस लड़की की तेज आवाज से बार काउंटर के पास खड़े 4 लड़कों के ग्रुप ने उसकी ओर सरसरी निगाह डाली। एक लड़के ने उस अनजान लड़की को चेकआउट करते हुए पूछा, आखिर कौन है ये तीखी छुरी? उस अनजान लड़की के बोलने का अंदाज और उसके तेवर देख वो वेटर बार काउंटर से हट गया और गुस्से में अपना एप्रन फेंकते हुए एक टेबल की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाया, कैसे कैसे लोग क्लब में आ जाते हैं। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए टेबल पर बैठा तो उसके सामने बैठे लड़के ने कहा, क्या हुआ सनी, इतने गुस्से में क्यों है? वो लड़का जिसका नाम सनी था उसने चिढ़ते हुए कहा, तू तो चुप कर रवि, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। लेकिन हुआ क्या है? साथ में बैठे तीसरे लड़के ने पूछा तो सनी फट गया, यार श्लोक, तू यहाँ देर से पहुंचा है। हम दोनों तब तक टाइम काटने के लिए डेयर गेम खेलने लगे। इस रवि के बच्चे ने मुझे डेयर दिया था कि मैं वहां बार काउंटर पर जाऊं और वेटर का गेटअप लेकर किसी कस्टमर से बिल मांगू। रवि ने जल्दी से पूछा, हाँ तो नॉर्मल डेयर ही तो था, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? सनी ने चिढ़ते हुए कहा, तेरे इस चैलेंज ने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। मैंने लड़की समझकर बिल उसी से मांग लिया, लेकिन वो तो चुड़ैल है। बिल मांगने पर मुझ पे फट पड़ी और मेरी औकात याद दिलाने लगी। जरूर या तो काफी नशे में होगी या किसी अमीर बाप की बिगड़ी बेटी होगी। सनी की बात सुन श्लोक ने हल्का सा सर पीछे करते हुए उस बार काउंटर की तरफ देखा। वो जगह अब खाली हो चुकी थी। हाँ, लेकिन बार काउंटर के सामने उसे एक लड़की की पीठ उसकी तरफ किए हुए खिड़की के शीशे पर अपना हाथ फेरते हुए दिखी। तकरीबन 5 फीट 4 इंच हाइट होगी उसकी। खुले घुंघराले बाल,
जो पीछे पीठ पर बेतरतीबी से फैले हुए थे, और शॉर्ट्स के साथ उसने क्रॉप टॉप पहन रखा था। पैरों में मौजूद नीले काले शेड्स का स्पोर्ट्स शूज देख श्लोक को अजीब लगा। उसने मन ही मन कहा, ये क्लब डांस करने के लिए आई है या रेस में दौड़ने के लिए? हाँ, ये तो वही है, बदतमीज लड़की। चल, इसे सबक सिखाते हैं। श्लोक की नजरों का पीछा करते हुए सनी ने उस लड़की की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा। श्लोक ने सनी का हाथ नीचे करते हुए कहा, पागल हो गया क्या? रवि ने बस एक शर्ट दी थी, मजाक समझकर भूल जा। हाँ यार सनी, ये सब छोड़। और रवि की आवाज उसके कानों में टकराई। श्लोक, तू हमें पूरे 5 साल बाद मिल रहा है, बता ना लंदन की लाइफ कैसी थी? हमारे कॉलेज की मस्तियां मिस की या नहीं? और रवि की बात पूरी होने से पहले ही सनी ने श्लोक की टांग खींचते हुए पूछा, और किसी से प्यार हुआ या नहीं, या अब तक वो लेटर वाली लड़की के ख्यालों में गुम है? सनी की बात सुनते ही रवि के कान खड़े हो गए। उसने श्लोक को घूरते हुए कहा, कौन सा लेटर वाली लड़की? श्लोक ने सनी को घूरा और बात का रुख बदलते हुए कहा, कुछ नहीं रवि, ये सनी बकवास कर रहा है, किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ है मुझे। तुम दोनों बताओ ना, क्या चल रहा है लाइफ में? यार लाइफ तो काफी ज्यादा ही बोरिंग है, रवि ने ऊबते हुए कहा और टेबल पर रखा विस्की का ग्लास एक झटके में खत्म करते हुए पूछा, लंदन की लाइफ क्या इंटरेस्टिंग होगी ना श्लोक? तू इतनी अच्छी जगह छोड़कर इंडिया वापस क्यों आ गया? वहाँ तो तुझे एक से एक लड़की मिल सकती थी। रवि की हालत देख श्लोक ने सनी की तरफ देखते हुए पूछा, ये एक ही ड्रिंक में डाउन हो गया। तुम दोनों से हैंडल नहीं होता तो पीते क्यों? सनी ने भी नशे में झूमते हुए कहा, यार श्लोक, इस नशे में मोहब्बत से भी गहरा नशा है। इस रवि को प्यार का रोग लग गया है, और मैं तो अपने ब्रेकअप के गम में ये जाम पी रहा हूँ। जब तुझे भी सच्चा प्यार होगा तब तू हमारे दिल की हालत समझ पाएगा। सनी की बातें सुनकर श्लोक के होठों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई। उसने खाली खाली नजरों से पीछे खिड़की के बाहर बारिश की तेज बूंदाबांदी देखते हुए मन ही मन कहा, शायद प्यार के मामले में मैं लकी नहीं हूँ। पता नहीं वो लड़की कब मुझे मिलेगी जो मेरी दौलत और मेरे सरनेम से नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार करे। एक ठंडी आह भरते हुए उसकी नजर वापस से उसी लड़की की तरफ पड़ी जो अब लड़खड़ाते कदमों के साथ क्लब के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। लड़की के स्पोर्ट्स शूज पर उसकी नजर वापस से ठहर गई। लड़की को क्लब के दरवाजे से बाहर निकलते देख श्लोक ने मन ही मन सवाल किया, क्या मैं इसे पहले से जानता हूँ? काव्या के स्पोर्ट्स शूज को देखकर क्यों हलचल मची थी श्लोक के दिमाग में? क्या श्लोक पहले से काव्या को जानता है? नीले काले रंग के वो स्पोर्ट्स शूज श्लोक के जहन में अपना छाप छोड़ चुके थे। उस रात क्लब में काव्या का चेहरा तो उसने नहीं देखा था, लेकिन वो जूते, उन जूतों को भी कभी नहीं भूल सकता था। काव्या की कद काठी से भी अब श्लोक को अंदाजा हो गया था कि 3 महीने पहले सनी ने क्लब में जिसे बदतमीज लड़की पुकारा था वो कोई और नहीं, काव्या ही थी। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए श्लोक ने साथ वाली सीट पर बेहोश पड़ी काव्या की तरफ देखते हुए दुखी मन से कहा, पता नहीं कितने रूप है तुम्हारे, तुम ऐसी भी हो सकती हो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो पहले यही लगा था कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, इसलिए तुम झूठी कहानियां कर रही हो। लेकिन उस रात क्लब वाली मदहोश काव्या को देखकर मैं अब इतना अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम्हारा दिल किसी ने बेदर्दी से कुचल दिया है। काव्या के होठों से धीमी सी आवाज निकली तो श्लोक ने झट से गाड़ी रोक दी और काव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए चिंता जताई। काव्या, तुम ठीक हो? काव्या ने अधखुली आंखों से श्लोक की तरफ देखा, फिर अपना सर थामकर वो कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। तभी श्लोक ने दोबारा सवाल किया, तुम ठीक हो? श्लोक को जवाब देने के बजाय काव्या को अनजान हाथ का स्पर्श अपने हाथों पर महसूस हुआ तो उसने झट से पूरी आंखें खोलते हुए अपने हाथों को पीछे खींचकर गुस्से में श्लोक की तरफ देखा। काव्या के अचानक हाथ खींचने से श्लोक भी सकपका गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है काव्या? तुम ऐसे बेहोश क्यों हो गई थी? श्लोक के सवाल का जवाब देने के बजाय काव्या ने उल्टा सवाल किया, तुम मेरे इतने नजदीक क्या कर रहे हो और मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? तुम बेहोश हो गई थी इसलिए। श्लोक ने सफाई देने की कोशिश की तो काव्या ने झट से कहा, मेरी बेहोशी का फायदा उठाना चाहते थे तुम? हाँ, मैं सब समझती हूँ। वहाँ पूजा में सबके सामने मेरा हाथ नहीं पकड़कर अपनी शराफत की मिसाल देना चाहते थे, और यहाँ अकेले में मेरा फायदा उठाना। शट अप! श्लोक ने गुस्से में काव्या को बीच में ही झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हारा फायदा क्यों उठाऊंगा? शादी हुई है हमारी, भरोसा न सही लेकिन इंसानियत के नाते तो अपनी इस शक वाली सोच को मेरे ऊपर मत आजमाओ। अब की बार श्लोक का गुस्सा देख काव्या घबराई नहीं बल्कि उसी तेवर में बोल पड़ी, हाँ, मुझे नहीं है किसी पर भरोसा, और मेरे अंदर की इंसानियत भी मर चुकी है। तुम मुझे बस ये बताओ कि मैं जब बेहोश हुई थी तब तुमने मुझे छुआ था या नहीं? काव्या के इस ऊट पटांग सवाल पर श्लोक का सब्र जवाब दे गया।
उसने खुद के गुस्से पर काबू करते हुए गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। श्लोक का ये खुद को नजरअंदाज करना काव्या को अच्छा नहीं लगा। उसने चिढ़कर कहा, जब जुर्म कबूल करने की हिम्मत नहीं है तो करते क्यों हो? जुर्म? श्लोक ने मुंह से निकाला। अपनी बीवी का हाथ पकड़ना जुर्म है? बोलते हुए श्लोक ने बेकीनी से काव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बेहोश देखकर मैं घबरा गया था। मैंने तुम्हें बस जगाने की कोशिश की थी। कोशिश क्यों की? काव्या के लहजे में कड़वाहट साफ खोली थी। बेहोशी हुई थी ना, मर तो नहीं गई थी। छोड़ देते मुझे अपने हाल पर। काव्या का वो नफरत भरा अंदाज देख श्लोक ने मुट्ठियों को भींचकर अपनी भावनाओं पर काबू किया और अपना ध्यान सड़क की तरफ करते हुए ठंडे लहजे में कहा, राइट, मुझे छोड़ देना चाहिए था तुम्हें तुम्हारे हाल पर। शायद उस रात क्लब में भी तुम्हारी हेल्प करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी होगी। श्लोक के लहजे में तंज नहीं बल्कि काव्या का उसके ऊपर भरोसा न करने का दुख मौजूद था। श्लोक के आखिरी कहे गए वो शब्द काव्या के दिमाग में गूंजने लगे। उसने मन ही मन कहा, क्लब में हेल्प? तो क्या उस रात क्लब में वो कोट वाला लड़का? आगे के शब्द काव्या के हलक में ही अटके रह गए। 3 महीने पहले क्लब में हुई घटना उसके दिमाग में घूमने लगी। काव्या, काव्या! क्लब का दरवाजा खोलते हुए छवि दौड़ते हुए काव्या के पास पहुंचकर हाँकने लगी। क्लब के बाहर भी म्यूजिक का शोर सुनाई पड़ रहा था। उसने ऊंची आवाज में पूछा, तूने फिर से वेटर से लड़ाई कर ली और बिना बिल भरे ही आ गई? पता है मुझे पैसे भरने पड़े तेरी ड्रिंक के। तू कौन सी दुनिया में खोई है? वो बदतमीज लड़की जिसका नाम काव्या था। उसने खाली खाली नजरों से छवि को देखते हुए कहा, मुझे याद नहीं रहा। छवि ने जब काव्या की नशे में सिकुड़ती आंखों की पुतलियां देखी तो उसने जल्दी से काव्या को झंझोड़ते हुए कहा, काव्या होश में आ जा। मना करती हूँ इतनी ज्यादा मत पी, लेकिन अपने जुनून के आगे तो किसी की सुनती कहाँ है? छवि की बात सुन काव्या ने मदहोश अंदाज में कहा, सुनी थी ना, मैंने उसकी बहुत सुनी थी, लेकिन फिर क्या हुआ? मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी उसने। I just hate men। कोई किसी से भी सच्चा प्यार नहीं करता तृप्ति। अपनी बात पूरी होने से पहले ही काव्या नशे की हालत में ही छवि के हाथों में झूलने लगी। ये देख तृप्ति ने घबराते हुए कहा, अरे यार क्या मुसीबत है, अब मैं इसे घर कैसे ले जाऊं? मुझे किसी से हेल्प मांगनी होगी। मेरा ही दिमाग खराब था जो इसके साथ बाहर आने के लिए मरी पड़ी थी। पैसे भी नहीं दिए इसने और बेहोश अलग से हो गई। छवि ने मदद के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई। तेज बारिश की वजह से सड़क खाली पड़ी थी। ये क्लब शहर से थोड़ी दूर पर था, इसलिए आसपास कोई शॉप भी मौजूद नहीं थी। क्लब के दरवाजे पर गार्ड भी गायब था। छवि ने झल्लाते हुए कहा, अब इसे घर कैसे ले जाऊं? इसके ड्राइवर का भी नंबर नहीं है मेरे पास। क्या करूं? अंकल को कॉल कर लूं क्या? नहीं, वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। आन को कॉल करती हूँ। छवि ने काव्या को संभालते हुए अपना मोबाइल बाहर निकाला, लेकिन मोबाइल की बैटरी डेड देख उसकी झल्लाहट बढ़ गई। ओह गॉड, इतनी तेज बारिश में पैसे कहाँ लेकर भटकूंगी? क्या जरूरत थी छवि इसके साथ गाड़ी में आने की? काव्या को गाड़ी चलानी आती है, तुझे नहीं। अब कहाँ से लाऊं मैं ड्राइवर? छवि ने क्लब की तरफ देखते हुए कहा, अभी काव्या को अंदर ही ले जाती हूँ और मोबाइल चार्ज करने का जुगाड़ करती हूँ। ये काव्या तो अपना मोबाइल गाड़ी के अंदर ही छोड़ा है। छवि किसी तरह से काव्या को संभालते हुए क्लब के अंदर आ गई। वहाँ डांस करते हुए भीड़ में वो काव्या को नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसे वॉशरूम की तरफ ले गई। लेडीज वॉशरूम की थोड़ी दूर पर खाली कुर्सी पर उसकी नजर पड़ी तो उसने मन में ही कहा, एक काम करती हूँ, काव्या को यहाँ पर बैठा देती हूँ और मैं मोबाइल ऑन करने का जुगाड़ करती हूँ। एक बार आंटी से बात हो गई, फिर इसे यहाँ से ले जाऊंगी। छवि ने संभालते हुए काव्या को उस खाली कुर्सी पर बैठाया और जल्दी से वहां से बाहर निकल आई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि काव्या को जहां उसने बैठाया था उसके पास में ही जेंट्स वॉशरूम था। काव्या नीम बेहोशी की हालत में थी। उसका सर एक तरफ को लुढ़का हुआ था और वो नशे में कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी जेंट्स वॉशरूम के अंदर से वही 4 लड़कों का ग्रुप बाहर आया जिसने बार काउंटर पर काव्या को नोट किया था। वो सब काफी शोरगुल करने में लगे थे। उनमें से एक लड़के की नजर जैसे ही कुर्सी पर बैठी काव्या पर पड़ी तो उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट रेंग आई। काव्या ने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे जिसकी वजह से उसका शरीर काफी अट्रैक्टिव दिख रहा था। चेहरे पर फैली बालों की लट और आंखों की घनी बंद पलकें, होठों पर फैली डार्क रेड लिपस्टिक इस वक्त किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। लड़के ने कोहनी मारते हुए अपने साथ आए लड़कों से कहा, बॉयज वो देखो, सामने वही आइटम बैठी है, तीखी छुरी। बाकी तीनों लड़कों ने भी काव्या की तरफ ललचाई नजरों से देखा तो उनमें से एक लड़के ने कहा, इसे भी अपने साथ अंदर ले जाए क्या? वैसे भी इतने नशे में है कि इसे समझ ही नहीं आएगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, और तेज म्यूजिक में इसकी आवाज कौन ही सुन पाएगा। वो चारों लड़के चेहरे पर हैवानियत सजाए काव्या को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक लड़के ने काव्या के गालों पर हौले से हाथ फेरते हुए कहा, क्या बवाल चीज है बे, आज रात तो अपनी रंगीन है। एक लड़के ने बेशर्मी से कहा तो सब लड़के उसकी बात पर हंसने लगे। श्लोक और काव्या के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही है। कैसे सुलझेगी अनचाहे रिश्ते की डोर?
3 महीने पहले क्या हुआ था काव्या के साथ क्लब में। काव्या जो अभी भी मदहोश पड़ी थी, अपने आसपास कुछ लोगों का एहसास और उनकी हंसी से उसका नशा थोड़ा बहुत उतरने लगा था। फिर भी वो अभी खुद को संभालने के काबिल नहीं थी। अचानक एक लड़के के हाथ के स्पर्श से वो बुरी तरह चौंकी और उसने आंखों को सिकुड़कर उन पर जोर डाला तो खुद के ऊपर झुककर खड़े 4 लड़के दिखे। उनके चेहरे पर छाई वासना और हंसी देख वो बुरी तरह से डर गई। उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगी। काव्या ने घबराते हुए अपने कानों में हाथ रख तेज आवाज में चीखा, मुझे छोड़ दो, जाने दो, वरना जान से मार डालूंगी, दूर रहो मुझसे। लड़कों को उम्मीद भी नहीं थी कि काव्या इस तरह से चीखने लगेगी। उसकी आवाज सुन वॉशरूम की तरफ जाते हुए श्लोक के कदम ठिठक गए। जेंट्स वॉशरूम के पास ही 4 लड़कों का ग्रुप खड़ा था और सबका सिर नीचे झुका था, जैसे कि वो किसी को घेर कर खड़े हो। श्लोक के मन में शक उभरा, ये तो लड़की के चीखने की आवाज है, वहां से तो नहीं आई। शक को यकीन में बदलने के लिए श्लोक ने कड़ी आवाज में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर? श्लोक की तेज आवाज काव्या के कानों से टकराई और उसके दिल की धड़कन तेज गति से बढ़ने लगी। उसने आव देखा न ताव और जिस्म की पूरी ताकत बटोर कर अपने सामने खड़े लड़के को लात मारते हुए लड़खड़ाकर वॉशरूम के अंदर भाग गई। श्लोक की नजर बस लड़की के स्पोर्ट्स शूज पर पड़ी और मन में ही बोल उठा, ये तो वही बदतमीज लड़की है। वो लड़की नशे में थी तो क्या ये लड़के उसका फायदा? आगे की बात समझने में श्लोक को देर नहीं लगी और वो घूरते हुए एक एक लड़के को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। काव्या ने किसी तरह होश संभालते हुए खुद को 4 लड़कों के घेरे में देखा तो वो बुरी तरह से डर गई। जब श्लोक की आवाज उसे सुनाई पड़ी तो वो ये समझ बैठी कि ये सब मिलकर उसके नशे में होने का फायदा उठाने वाले हैं। इसलिए एक लड़के को जोरदार लात मारते हुए वो बिना कुछ समझे जेंट्स वॉशरूम के अंदर भाग गई। श्लोक ने बस उसके स्पोर्ट्स शूज से पहचाना था और वो समझ चुका था कि ये 4 लड़के नशे में उसका फायदा उठाने के लिए रुके थे। ये सोचकर ही श्लोक की मुट्ठियां गुस्से में भीज गई। लंबे डग भरते हुए वो उन लड़कों के पास आया और एक लड़के का कॉलर पकड़ते हुए पूछा, क्या किया तुमने उसके साथ? वो दुबला पतला लड़का श्लोक के गुस्से से डरते हुए बोला, कुछ नहीं। जिस लड़के को काव्या ने लात मारी थी वो कराते हुए बोला, अरे लड़की ने कुछ करने को कहा दिया? अरे कमबख्तो। लड़के ने बाकी अपने दोस्तों से कहा, उठाओ मुझे, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। लड़के के मुंह से इतनी घटिया बात सुनते ही श्लोक का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती तुम सबको? एक लड़की के बारे में इतनी नीची सोच रखते हो? श्लोक का गुस्सा देख फर्श पर गिरा लड़का भी जोश में बोला, ओ मिस्टर, इसमें हमारी क्या गलती? जब लड़की ही हमें छोटे कपड़े पहनकर दावत दे रही है तो दावत उड़ाने में कैसी शर्म? श्लोक का सब्र जवाब दे चुका था। उसने लड़के की टांग पकड़कर जोर से खींचते हुए लड़के को धमकाया, लड़की के कपड़े से उसकी सोच नापते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उस लड़की ने तो 1 लात मारी है, लेकिन अब मैं तुम्हारी ये टांग तोड़ दूंगा। और तुम तीनों, श्लोक ने बाकी तीनों लड़कों को घूरते हुए कहा, इसे यहाँ से एक टांग के साथ लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाओगे, वरना तुम तीनों की भी शक्ल देखने लायक नहीं बचेगी। मैं अभी तुम चारों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की रिपोर्ट फाइल करता हूँ। बोलते हुए श्लोक ने मोबाइल का कैमरा ऑन कर सबके पिक क्लिक करना शुरू किया तो उन चारों का गला सूखने लगा। सॉरी भैया, लड़के ने जल्दी से कहा, हम अब आगे से ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे भैया। वो तीनों जल्दी से फर्श पर गिरे हुए लड़के को सहारा देते हुए क्लब के अंदर तेजी से जाते ही भीड़ में गुम हो गए। वॉशरूम के अंदर जब बाहर से लड़ाई की आवाज आना बंद हो गई तो काव्या ने कपकपाते हाथ से टैप तेजी से ऑन कर दिया, जिससे उसके कपड़े पानी के छींटों से भीग गए। वो जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वहीं बाहर खड़े श्लोक ने वॉशरूम की तरफ देखते हुए फिक्रमंद भाव के साथ कहा, ओह नो, ये लड़की तो जेंट्स वॉशरूम में चली गई है। अभी तो वॉशरूम खाली दिख रहा है, लेकिन इसे यहाँ से जल्दी बाहर निकालना होगा। इसलिए श्लोक को मजबूरन उस सहमी हुई लड़की को वॉशरूम से बाहर निकालने के लिए उसके पीछे जाना पड़ा। वहाँ कतार में मौजूद टॉयलेट में 4थे नंबर का दरवाजा बंद था और अंदर से तेज पानी के बीचों बीच किसी लड़की के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। श्लोक ने आगे बढ़कर हिम्मत करते हुए दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से सिसकने की आवाज आना बंद हो गई। काव्या ने सकपकाते हुए बंद दरवाजे की लॉक को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कन तेज गति से चलने लगी। तभी बाहर से उसे किसी लड़के की आवाज सुनाई पड़ी, माफ करिएगा, लेकिन ये जेंट्स वॉशरूम है, आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। लड़के की बात सुन काव्या का गला सूखने लगा। उसने मन में ही कहा, कहीं मुझे बाहर बुलाने की चाल तो नहीं? पहले सारे लड़कों को भगा दिया और अब अकेले में कहीं। आगे की बात सोचते ही काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पानी की गति को और तेज कर दिया। जब 2 मिनट तक श्लोक को टॉयलेट के अंदर से लड़की के बाहर निकलने की कोई भी आहट महसूस नहीं हुई और पानी के भी तेज बहाव में कोई कमी नहीं हुई तो उसने दोबारा कोशिश करते हुए तेज आवाज में कहा, आप फिक्र मत करिए, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ। आप सेफली बाहर आ सकती हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकना आपके लिए सेफ नहीं है। श्लोक की बात सुन
कुछ सेकंड के अंदर ही टॉयलेट का नल बंद होने की आवाज के साथ साथ लड़की की मध्यम आवाज सुनाई पड़ी। मेरे कपड़े थोड़े भीग गए हैं। लड़की की बात सुनते ही श्लोक ने जल्दी से अपना कोट उतारा और वॉश बेसिन के किनारे रखते हुए कहा, ये मेरा कोट बाहर रखा हुआ है, आप चाहे तो पहनकर बाहर आ सकती हैं। अपनी बात पूरी करते हुए श्लोक जेंट्स वॉशरूम से बाहर निकल आया। कुछ सेकंड तक काव्या को वॉशरूम के बाहर किसी की भी आहट महसूस नहीं हुई, तो उसने धीरे से टॉयलेट की चिटखनी खोलकर बाहर झांका। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी नजर वॉश बेसिन के पास रखे नीले रंग के कोट पर पड़ी। हाथ बढ़ाकर उसने धीरे से उसे खींचा और टॉयलेट के अंदर आकर वापस से दरवाजा लॉक कर लिया। कोट को जल्दी से पहन उसने बटन को बंद करके एक हाथ अपने सीने पर रख कोट को कसकर भींच लिया। श्लोक के कद के हिसाब से ये कोट काव्या के घुटनों तक आ रहा था। वो अभी भी बाहर निकलने में हिचकिचा रही थी कि तभी उसे वॉशरूम के बाहर छवि की आवाज सुनाई पड़ी। काव्या कहाँ चली गई? छवि के मुंह से काव्या नाम सुनते ही बाहर खड़े लड़के की आवाज उसे सुनाई पड़ी। आप जिन्हें ढूंढ रही हैं शायद वो वॉशरूम के अंदर है। जेंट्स वॉशरूम में? लेकिन क्यों? छवि ने हैरानी से पूछा और फिर से तेज आवाज में पुकारा, काव्या। छवि की आवाज सुनते ही काव्या तेजी से वॉशरूम से बाहर निकली। वॉशरूम से हटकर लॉबी में खिड़की की तरफ चेहरा किए उस लड़के को देखा जिसने आज उसकी इज्जत बचाई थी। कोट को अपने कंधे के इर्द गिर्द कसकर लपेटे वो थैंक्स कहने की हिम्मत जुटाकर लड़के की तरफ बढ़ने को हुई ही थी कि छवि ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक गॉड तुझे होश आ गया। अब जल्दी से चले। मैंने आंटी को कॉल करके घर के ड्राइवर को बुला लिया है। तो वैसे भी नशे में थी तो तेरा गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल था। छवि बिना काव्या की तरफ ध्यान दिए अपनी ही बातों में उसे उलझाकर उसे अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ रही थी और काव्या उसका ध्यान तो कोट वाले लड़के पर अटका हुआ था। पीछे से उसकी सफेद रंग की शर्ट, ब्लू जींस और स्नीकर्स उसके लंबे कद की पर्सनैलिटी को काफी शोभा दे रहे थे। उसका एक हाथ जीन्स की पॉकेट में था और दूसरे हाथ को वो खिड़की के शीशे पर रखे हुए बाहर गिरती बारिश की बूंदों को महसूस कर रहा था। काव्या के मन में उस लड़के को देखने की इच्छा जागी जरूर थी, लेकिन छवि के टोकने पर वो खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ गई। गाड़ी का ब्रेक लगने से काव्या अपनी सोच से बाहर निकली। गाड़ी का गेट खोलकर नीचे उतरते हुए श्लोक को उसने देखते हुए मन ही मन कहा, तो क्या उस रात क्लब में वो कोट वाला लड़का श्लोक था? तभी काव्या के साइड का गेट खोलते हुए श्लोक ने सपाट लहजे में कहा, नए घर में स्वागत है तुम्हारा। और फिर सरसरी नजर से काव्या को देखा, जिसके चेहरे पर किसी भी तरह का भाव न देख श्लोक ने शंका जताते हुए मन ही मन पूछा, काव्या का घर के अंदर आएगी? एक दूसरे से मिलकर भी अनजान थे श्लोक और काव्या। क्लब वाली घटना का सच जानकर क्या काव्या श्लोक के लिए अपने दिल में हमदर्दी का एहसास ला पाएगी या एक और गलतफहमी का शिकार होगा उनका ये अनोखा पुनर्विवाह। अपार्टमेंट के सामने पहुंचकर श्लोक ने गाड़ी रोक दी और खुद गाड़ी से नीचे उतरकर काव्या के साइड का गेट खोलकर ठंडे लहजे में कहा, नए घर में स्वागत है तुम्हारा। काव्या ने श्लोक की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो एक टक उस 10 मंजिल अपार्टमेंट की ऊंचाई माप रही थी। वो अपार्टमेंट मुंबई के लोकल एरिया में बना था, जहां आसपास लोकल बाजार भी थे, जिसकी वजह से वहां की सड़क पर काफी रश था। श्लोक ने काव्या को गाड़ी से नीचे उतरते हुए नहीं देखा तो उसने कंधे झटकते हुए कहा, हमें अंदर चलना है, यहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। गाड़ी आगे पार्क करनी पड़ती है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर रुकी है, अगर देर तक रुके तो जाम लग जाएगा। श्लोक के टोकने से काव्या का ध्यान उसकी तरफ गया और वो साड़ी संभालते हुए गाड़ी से नीचे उतरी। क्लब वाली घटना अभी भी उसके जहन में घूम रही थी और वो अपनी कनखियों से श्लोक की तरफ देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, कद काठी तो उसी लड़के के जैसी है। अगर उस दिन इसने मुझे क्लब में उन लड़कों से नहीं बचाया होता तो फिर मेरा क्या होता? लेकिन इसे कैसे पता चला कि मैं वही लड़की हूँ? अगर ये मेरे बारे में पहले से जानता था तो मुझ जैसी लड़की से शादी करने को मान कैसे गया? काव्या अंदर चले। श्लोक की आवाज से काव्या ने अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ किया और उसके हाथ में पकड़ा सूटकेस लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, श्लोक ने हाथ पीछे खींचते हुए पूछा, क्या कर रही हो? काव्या ने ठंडे लहजे में कहा, अपना सामान ले रही हूँ, तुम मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाओगे। श्लोक ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, लिफ्ट खराब है, इसलिए 5 फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। इतना भारी सूटकेस तुम उठा नहीं पाओगी। श्लोक ने यह बात समझाने के अंदाज में बोली थी, लेकिन काव्या को श्लोक के लहजे में तंज का एहसास हुआ और उसने झट से सूटकेस के हैंडल को खींचते हुए 2 टुक लहजे में कहा, मुझे खुद को और अपनी चीजों को अच्छे से संभालने आता है। अपनी बात पूरी करते हुए काव्या दोनों हाथों से सूटकेस खींचते हुए आगे बढ़ गई। श्लोक ने खुद को शांत करते हुए कहा, काम डाउन श्लोक, यहाँ किसी भी तरह का तमाशा करने की जरूरत नहीं। काव्या का जो मन कर रहा है फिलहाल उसे वही करने दे। श्लोक ने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 11 बजने वाले थे। काव्या के घर से उसका ये अपार्टमेंट 1 घंटे के ही रास्ते पर था, लेकिन आज काव्या की वजह से ये रास्ता भी उसने 2.5 घंटे में तय किया था। खुद के जज्बातों पर काबू रखकर उसने बड़ी मुश्किल से बाकी का सफर तय किया था।
श्लोक ने पॉकेट से मोबाइल निकालकर रतन चाचा को कॉल मिलाया। दूसरी तरफ कॉल उठाते ही श्लोक ने पूछा, मॉम डैड घर पहुंच गए? हाँ बेटा, वो लोग तो पिछले 1 घंटे से ही घर में है। श्लोक ने दूसरी तरफ से रतन चाचा को ये कहते हुए सुना तो उसने कॉल कट कर दी और मन ही मन कहा, अभी मॉम डैड का फ्लैट पर आना सही नहीं होगा। मैं तो चाहता था कि पूरी रीति रिवाज के साथ काव्या का स्वागत घर में हो, लेकिन अब काव्या की हरकतों को देखकर यही लग रहा है कि मॉम डैड से इसकी कुछ ज्यादा बनेगी नहीं। 10 मिनट के अंदर श्लोक गाड़ी पार्क करके वापस अपार्टमेंट के अंदर पहुंचा। काव्या को दरवाजे पर इंतजार न करना पड़े इसलिए वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो दूसरे फ्लोर पर ही पहुंचा था कि उसने दीवार का सहारा लेकर खड़ी काव्या को देखा। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी और उसने एक हाथ पेट पर रखा हुआ था। श्लोक ने जल्दी से उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ है काव्या, चोट लग गई क्या तुम्हें? काव्या ने हाँफते हुए कहा, नहीं, वो सूटकेस काफी भारी है, मुझसे और चला नहीं जा रहा है, सर भी दुख रहा है और जोरों की भूख भी लगी है, सुबह से कुछ खाया ही नहीं। काव्या ने ये बात इतनी मासूमियत से कही थी कि श्लोक का दिल चाहा कि वो उसे सीने से भींचते हुए बोल दे, काव्या तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अभी अपने हाथ से गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर। श्लोक, काव्या के टोकने की आवाज से श्लोक ने सर झटकते हुए कहा, हाँ, तुम आगे बढ़ो, मैं सूटकेस उठा लेता हूँ। इस बार काव्या ने श्लोक से कोई बहस नहीं की और श्लोक के आगे बढ़ने का इंतजार करने लगी। श्लोक ने उसका सूटकेस बड़ी आसानी से उठा लिया और संभालते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। 5वीं मंजिल पर पहुंचते ही श्लोक ने सूटकेस एक तरफ रखकर पॉकेट में से चाबी निकाली और सामने फ्लैट नंबर 5A का दरवाजे के लॉक को खोलते हुए कहा, तुम्हारे स्वागत के लिए तो मॉम डैड को खुद आना था, लेकिन वो दोनों को देर लगेगी, इसलिए। बोलते हुए श्लोक ने दरवाजे को एक झटके में ही अंदर की तरफ धकेल दिया और काव्या की तरफ इशारा करके कहा, वेलकम होम। हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर काव्या उस घर को देख रही थी जिसमें उसे गृहस्थी बसाने का आशीर्वाद मिला था। न कोई मंगलमय गीत था, न रंगोली, न फूलों की लड़ियां, न रिश्तेदारों के ठहाके, न देवर नंदों की छेड़खानियां। ये सब तो उसकी पहली शादी में भी मौजूद नहीं था। बस मौजूद थे तो वो रिश्तेदार जिन्होंने कड़वे ताने से उसका स्वागत किया था। वेलकम होम। काव्या के दिमाग में फिर से अतीत की वही भद्दी आवाजें गूंजने लगी थी। उसकी पहली शादी में तो किसी ने उसका नए घर में स्वागत भी नहीं किया था। खुशी की जगह वो सहमी हुई उस घर के अंदर आई थी और आशीर्वाद के बोल की जगह उसके कानों में किसी के तीखे बोल सुनाई पड़े थे। ये तू कैसी लड़की ब्याह कर लाया है, न दान न दहेज, इसे बोल दे, जब तक इसका बाप दहेज नहीं देगा इसका इस घर में स्वागत नहीं होगा। काव्या को उस छोटे घर से ज्यादा वहां मौजूद लोगों के रवैये से घबराहट सी होने लगी थी। आरती। श्लोक की आवाज से काव्या की सोच की तंद्रा टूटी और वो डबडबाई आंखों से श्लोक के हाथ में पकड़ी हुई पूजा की थाल देखने लगी। श्लोक ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर ही काव्या की आरती उतारी और उसे अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, आई नो ये छोटा घर देखकर तुम्हें घबराहट हो रही होगी ना, लेकिन शादी से पहले तुम्हारे डैड से मैंने ये बात डिस्कस की थी, लेकिन डैड ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा था कि तुम कहीं भी एडजस्ट कर सकती हो। एडजस्ट? काव्या के होंठ हल्के से हिले। आज तक तो सब लोगों के मुताबिक एडजस्ट करके ही तो अपना ये हाल कर लिया है। काव्या ने दरवाजे की दहलीज पर चावल का कलश देखा तो वो सांवलिया नजरों से श्लोक की तरफ देखने लगी। श्लोक ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे बस यही 2 रस्मों का पता था, इसके आगे पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, तुम। श्लोक की बात पूरी होने से पहले ही काव्या कलश की साइड से होते हुए घर के अंदर आ गई। श्लोक ने चावल से भरा कलश देख मन ही मन कहा, शायद काव्या को ये रिश्ता बोझ लग रहा है। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच बैठा था जो ये कलश लेकर आ गया। हम दोनों की सोच इतनी अलग है तो शादी निभाने की बात तो बहुत दूर की है। श्लोक ने कलश उठाया और काव्या का सूटकेस दरवाजे के अंदर करते हुए फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया। खट की आवाज सुनते ही काव्या चौकन्नी होकर पीछे मुड़ी। श्लोक ने काव्या को चौकन्ने होते देखा तो उसने सूटकेस को वहीं पर छोड़ दिया और किचन की तरफ बढ़ गया। उसके लिए काव्या की आंखों में मौजूद शक की सुई उसे काफी चुभ रही थी। काव्या चारों ओर नजरें घुमाकर उस 2 BH के फ्लैट को गौर से देखने लगी। सामान ज्यादा नहीं था और घर भी काफी साफ सुथरा था। काव्या छोटे कदमों से चलकर सामने बने कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी थी। काव्या ने कुंडी खोलकर दरवाजा अंदर की तरफ धकेल दिया। कमरा खुलने की आवाज सुनते ही श्लोक किचन से बाहर निकला और उसने पीछे से ही आवाज दी, काव्या तुम उस कमरे में नहीं, ये दूसरा वाला। लेकिन श्लोक की बात पूरी होने से पहले ही काव्या कमरे के अंदर जा चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया था, इसलिए काव्या ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे एक तरफ खींच दिए। कमरे में छन करती सूरज की रोशनी अंदर पड़ी और साथ साथ काव्या की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। अनोखे स्वागत के बाद काव्या पहुंच चुकी है श्लोक के घर। कमरे में ऐसा क्या था जिसे देखकर काव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई।
काव्या श्लोक की बात पूरी सुने बिना ही सामने बंद कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कमरे में अंधेरा छाया था, इसलिए काव्या ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे एक तरफ खींच दिए। कमरे में छन करते सूरज की रोशनी अंदर पड़ी और साथ साथ काव्या की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वो कमरा गुलाब और गेंदे के फूलों से सजा हुआ था। बिस्तर पर लाल रंग की बेडशीट थी जिसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। बिस्तर के साइड टेबल पर दूध से भरा गिलास रखा था और गुलाब जल का स्प्रे बोतल। What nonsense! काव्या के मुंह से गुस्सैले भरी आवाज निकली तो श्लोक जल्दी से कमरे के अंदर पहुंचा। काव्या के हाव भाव देखते ही वो समझ गया कि उसका पारा कितना ऊपर चढ़ चुका है। श्लोक ने आगे बढ़कर हड़बड़ाहट में कहना चाहा, काव्या, मैं एक्सप्लेन, मुझसे तुम दूर रहो, समझे? काव्या ने हाथ आगे करके श्लोक को अपनी तरफ बढ़ने से रोका और घृणा भरी नजरों से उस कमरे की साज सजावट को देखते हुए कहा, तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो। जब मैंने साफ साफ तुमसे कहा था कि मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इन सब चीजों का क्या मतलब है? काव्या ने आगे बढ़कर गुलदस्ते को फर्श पर फेंक मारा। श्लोक ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो बिस्तर पर सजे गुलाब की लड़ी और गेंदों के फूलों को नोचकर फेंकते हुए चीखने लगी, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना है। ये सब मेरे सामने से हटाओ, वरना क्या? श्लोक की तेज आवाज काव्या के कानों में पड़ी तो उसने पलटकर श्लोक की तरफ देखा। श्लोक जो अब तक उससे शांत स्वभाव से पेश आ रहा था, काव्या के चढ़े हुए तेवर देख उसने भी कड़े लहजे में कहा, वरना क्या कर लोगी? घर छोड़कर चली जाओगी? तो जाओ। श्लोक की ये बात सुनते ही काव्या सन्नाटे में आ गई। दिल ही दिल तो वो भी ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर वो ये घर छोड़कर गई तो उसके पापा फिर से उसे किसी और दलदल में फेंकने की कोशिश करेंगे। वो तो बस श्लोक को ये जताना चाहती थी कि उसका काव्या पर कोई हक नहीं है। क्या सोचने लगी? श्लोक ने टोका और रौबदार आवाज में कहा, घर वापस नहीं जा सकती? तुम्हें लगता है कि ये सब मजाक है? ये शादी, ये रस्में, ये सब कुछ तुम्हारे लिए दिखावा हो सकता है, मेरे लिए नहीं। और श्लोक ने आवाज में ठहराव लाते हुए आगे कहा, और ना ही मेरी फैमिली और दोस्तों के लिए। मैंने ये शादी पूरे मन से की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत इस कदर मेरे साथ धोखा करेगी। श्लोक की बात सुन काव्या एकटक उसकी तरफ देखने लगी, जो अपनी नजरें फेरे खिड़की के बाहर देख रहा था। श्लोक ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, एनीवेज, ये मेरा कमरा है, तुम्हारा कमरा सामने है, तुम्हें वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। श्लोक ने अपनी बात पूरी की और तेज कदमों से कमरे के बाहर चला गया। हथेली में मसले गुलाब के फूल को काव्या ने एक तरफ फेंका और बिस्तर पर सरसरी नजरों से देख अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है मिस्टर श्लोक तुम्हारे साथ कमरा शेयर करने का। बोलते हुए काव्या ने फर्श पर टूटे हुए फूलदान और टेबल पर रखे सेंटेड कैंडल्स की तरफ देखा और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल आई। सामने वाले कमरे में काव्या का सूटकेस पहले ही श्लोक ने रख दिया था। काव्या बिना किसी हिचक के कमरे के अंदर गई और खट की आवाज के साथ दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज सुन किचन की स्लैब पर कप में चाय डालते हुए श्लोक के हाथ जम से गए। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था और वो कुछ पल का सुकून चाहता था, लेकिन काव्या के व्यवहार ने उसे इतना ठेस पहुंचाया था कि वो एक पल के लिए भी फ्लैट में रुकना नहीं चाहता था। उसने ठंडी होती हुई चाय की तरफ देखा और एक झटके में ही कप की चाय को सिंक में उड़ेल दिया। उसकी भूख और प्यास अब सब उड़ चुकी थी। किचन से बाहर निकलकर श्लोक ने काव्या के बंद कमरे की तरफ देखा और मन ही मन कहा, काव्या को इस शादी के लिए इतना मजबूर क्यों किया गया था? अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो फिर उसने इस रिश्ते के लिए हामी भरी ही क्यों? अपनी बेटी की जिद जानते हुए भी मिस्टर राणावत ने मुझे क्यों अपना दामाद बनाने की इच्छा जताई? आखिर क्यों सबने मेरा इस्तेमाल किया? जितने सवाल उतने ही उलझे जवाब। श्लोक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया और फ्लैट से बाहर निकल आया। काव्या की बातें सुनकर अब उसका दम घुट रहा था। वो एक पल भी वहां और रुककर अपने और काव्या के बीच बढ़ती गलतफहमी को बढ़ावा नहीं देना चाहता था। कमरे के अंदर काव्या उदास भरी नजरों से खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर श्लोक के ऊपर पड़ी। वो अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था। श्लोक को देखते ही काव्या के जहन में पिछले जख्मों की टीस उठने लगी। श्लोक से बदतमीजी करना इन्हीं जख्मों का नतीजा था। ऊपर से मजबूत दिखने वाली ये लड़की असल में अंदर से सहमी और टूटी हुई थी। आसमान में घुमड़ते हुए बादलों को देख काव्या के मन के किसी कोने में भी यादों की बारिश ने बरसना शुरू कर दिया था। मैं यहाँ नहीं रह सकती। काव्या ने तकरीबन 10वीं बार ये बात अपने पति से कही थी। इतने सारे लोगों के बीच ये उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे बाप की तरह बंगला तो नहीं बनवा सकता ना तुम्हारे लिए अब? सामने से अपने पति की रौबदार आवाज सुन काव्या एक पल के लिए सकपका गई। चंद घंटे ही हुए थे उसकी शादी को। मिश्री की घोल से भी मीठी बात करने वाला उसका प्रेमी पति बनते ही किसी और अवतार में ढल गया था। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? हम दोनों ने पहले ही तय किया था कि अलग से किसी फ्लैट में रहेंगे। इस छोटे से घर में पहले ही 10 लोग हैं, मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? काव्या ने सहमी हुई आवाज में पूछा तो सामने वाले ने झड़कते हुए कहा, दिमाग मत खराब करो,
तुम्हें इस घर में तो क्या, इसी कमरे में 4 लोगों के साथ एडजस्ट करना ही होगा। प्राइवेसी चाहिए तो अपने बाप से जाकर बोलो कि तुम्हें अलग से बंगला खरीद के दे दे। काव्या को झिड़कते हुए उसका पति लंबी डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सर पर लाल चुनरी ओढ़े हुए काव्या के सारे अरमान जैसे हवा में उड़ गए थे। ससुराल में ना कोई रस्म हुई, ना ही उसका स्वागत। ऊपर से जिसके ऊपर भरोसा करके वो सब छोड़कर आ गई थी, वो खुद उसकी बातों को नजरअंदाज करके चला गया था। काव्या ने भरी आंखों से चारों तरफ देखा। वहां ऐसा कोई भी नहीं था जिसे वो जानती हो। ए लड़की, कुछ खाएगी? तभी बूढ़ी दादी की आवाज सुनकर काव्या ने झट से आंसू साफ करते हुए सर हाँ में हिला दिया। वो कई घंटे से भूखी थी। ठीक है, दादी ने इत्मीनान से कहा। वो है रसोई, वहां जा और जाकर 10 जनों का खाना बना ले। अगर कुछ बच गया तो खा लेना। दादी का हुक्म सुनते ही काव्या सकते में आ गई। ये कैसे लोगों के बीच में वो फंस गई थी। जा जल्दी, वरना। दादी की तेज आवाज सुन काव्या के जिस्म पत्ते की तरह कांपने लगा। वो झट से रसोई की तरफ दौड़ी। तेज सिरदर्द और भूख उसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो बेहोश होकर धम से फर्श पर गिर पड़ी। तभी खट की आवाज के साथ दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो काव्या अपनी सोच से बाहर निकली। बाहर हल्की हल्की बरसात शुरू हो चुकी थी। आंखों में ढुलकते हुए आंसुओं को साफ किया और दरवाजे की तरफ बोलते हुए बढ़ी। मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे डिस्टर्ब। काव्या की बात पूरी होने से पहले ही उसने सामने कमरे के दरवाजे बंद होने की आवाज आई। उसने झट से आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। उसके कमरे के सामने छोटे से टेबल पर खाने की एक थाली और पानी का एक बोतल रखा था। खाने की थाली देखते ही काव्या को भूख का तेज एहसास हुआ। उसने पूरे 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। सहानुभूति नहीं चाहती थी। हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था। काव्या ने आगे बढ़कर थाली उठाई और हॉल के सोफे पर जा बैठी। अच्छी तरह से खाना खाने के बाद उसका गुस्सा भी थोड़ा कम हो चुका था। काव्या ने चोर निगाह से श्लोक के बंद कमरे की तरफ देखा। फिर कुछ सोचकर टेबल पर पड़ी डायरी में से एक छोटे से कागज का टुकड़ा फाड़कर उसमें कुछ लिखा और उसे डायरी के नीचे इस तरह रखा कि उसके ऊपर लिखे हुए शब्द बाहर की तरफ झांक रहे थे। काव्या के मन में इतनी भरी नफरत का क्या अंजाम होगा? श्लोक का रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा या उससे पहले ही किस्मत उसके ऊपर मेहरबान होगी? क्या नोट लिखा था काव्या ने श्लोक के लिए? खाना खाने के बाद काव्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने मन ही मन खुद से कहा, मैंने श्लोक के साथ इतनी बदतमीजी की। ये चाहता तो मुझे अकेले छोड़कर चले जाता, लेकिन इसे मेरा अभी भी ख्याल है कहीं जज्बात में आकर मैं श्लोक के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। खुद से ही सवाल पूछ काव्या के मन में बेचैनी बढ़ गई। श्लोक के अच्छे स्वभाव ने उसके मन के किसी कोने में नरमी पैदा कर दी थी, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर रही थी। काव्या ने श्लोक के बंद कमरे की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए टेबल पर पड़ी डायरी में से एक कागज का छोटा टुकड़ा फाड़ा और उस पर कुछ लिख दिया। कागज को डायरी के नीचे रखने के बाद उसने खाने की थाली वहीं पर रखी और खुद से ही कहा, ये बस इंसानियत के तौर पर मैंने लिखा है। लोग तो अजनबी से भी ऐसे ही पेश आते। श्लोक से अभी भी मेरा कोई वास्ता नहीं है। बोलते हुए काव्या ने सरसरी नजर कागज पर डाली और कमरे के अंदर चली गई। इधर श्लोक ने कमरे की बिखरी हुई हालत देखकर अपना सर पकड़ लिया। काव्या ने सजे सजाए कमरे को बेतरतीब कर दिया था। श्लोक ने सबसे पहले फर्श पर गिरे गुलदस्ते को उठाया और टेबल पर करीने से रख दिया। फिर मन महसूस कर टूटी हुई गुलाब की पंखुड़ियों को उठाकर डस्टबिन में डाला। 1 घंटे के अंदर खूबसूरती से सजा हुआ कमरा अपनी असली हालत में वापस आ चुका था। बेडशीट सही करने के साथ ही श्लोक ने लंबी सांस छोड़ी और बिस्तर पर थम से गिर पड़ा। सिर में तेज दर्द अभी भी उठ रहा था, लेकिन आंखों से नींद नदारद थी। न जाने वो कितनी देर तक उसी तरह बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा रहा। काव्या की नफरत और मॉम डैड की बातें उसके जहन में गूंजने लगी। इतने अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने एक ऐसी लड़की पसंद कर ली जिसका चरित्र खुद दागदार है। पता नहीं कितने लड़कों के साथ। माँ ने कहा था। मैं तो पहले से ही श्लोक को इस शादी से पीछे हटने के लिए बोल रहा था, लेकिन ये मेरी सुने तब ना। आज गाड़ी तेज स्पीड से चलाने की मांग की है, कल को पता नहीं श्लोक को छत से नीचे कूदने को बोल दे। डैड के कड़वे बोल उसे सुनाई पड़ी। आखिर में काव्या की कही गई बात उसके जहन में गूंजने लगी। बात पसंद या नापसंद की नहीं है, मुझे शादी करनी ही नहीं थी, तुमसे या किसी और से, समझे तुम? पिछले 24 घंटों में श्लोक के जीवन में काफी हलचल मच चुकी थी। वो किसकी सुने किसकी नहीं, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्लोक के दिमाग में एक बार फिर क्लब वाला दृश्य घूमने लगा। काव्या को उन लड़कों से बचाने के बाद जब उसने सेफली उसे क्लब से बाहर जाते हुए देखा था, तो मन ही मन खुद से कहा था, थैंक गॉड वो लड़की मेरी बात मानकर वॉशरूम से बाहर आ गई। आई जस्ट होप कि अब वो सेफ रहे। खुद से बात करते हुए श्लोक वॉशरूम के अंदर जाने लगा तो उसकी नजर वॉश बेसिन पर पड़ी, जहाँ कुछ देर पहले उसने अपना कोट रखा था। वहां पर कोट को नहीं मौजूद देख श्लोक के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर आई। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, चलो कम से कम उस लड़की को मुझ पर भरोसा तो हुआ, वरना उसकी हरकतें देख मुझे तो यही लगा था
कि वो मुझे भी अपना दुश्मन समझ बैठी है। वैसे क्या नाम था उस स्पोर्ट्स शूज पहने लड़की का? श्लोक नाम याद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर डैड का नाम फ्लैश होते देख श्लोक का मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया। दिन की बहस के बाद उसने घर में किसी से बात नहीं की। बिना किसी को इन्फॉर्म किए अपने दोस्तों से मिलने क्लब आ गया था। श्लोक ने लंबी सांस छोड़ते हुए कॉल उठाकर बेमन से ही कहा, हाँ डैड। दूसरी तरफ से हर्षवर्धन मेहरा की नाराजगी भरी आवाज सुनाई पड़ी। तुमने आज मिस्टर प्रफुल्ल की बेटी ईशा से बात क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें 4 घंटे पहले ही नंबर मैसेज किया था। तुम्हें पता भी है कि उन्होंने कितने मान से ये मीटिंग रखवाई थी। बस एक कॉल ही तो करना था श्लोक, तुमसे वो भी नहीं हो पाया। सवाल को नजरअंदाज कर श्लोक ने बेमन से जवाब दिया, मुझे अभी किसी भी लड़की से बात नहीं करनी है। वैसे भी आपने तो पहले ही अनाउंस कर रखा है कि मैं इंडिया वापस नहीं लौटाऊं। श्लोक की शिकायत सुनते ही हर्षवर्धन मेहरा ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, श्लोक, तुम अब तक उस बात से नाराज हो? मिस्टर प्रफुल्ल को मैं तुमसे नहीं मिला सकता था क्योंकि पार्टी में ऑलरेडी ये अनाउंस हो चुका था कि तुम अभी इंडिया नहीं लौटे हो। और ऐसा आपको क्यों करना पड़ा, ये मैं अच्छी तरह से जान चुका हूं डैड। बोलते हुए श्लोक ने दांत भींचकर अपना दर्द छुपाने की कोशिश की। श्लोक की नाराजगी को देख हर्षवर्धन ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, देखो श्लोक, ईशा बहुत अच्छी लड़की है। आजकल अच्छी लड़कियां जल्दी नहीं मिलती। उसकी फैमिली का बिजनेस। हर्षवर्धन की बात को बीच में ही काटते हुए श्लोक ने कहा, डैड, अगर वो लड़की इतनी अच्छी है तो आप मेरी उससे फेस टू फेस मीटिंग रखवा दें और भरोसा रखिए मैं उससे जरूर मिलने आऊंगा। श्लोक की बात सुन हर्षवर्धन 5 सेकंड के लिए शांत हुए, लेकिन वापस ही अपने लहजे में कड़कपन लाते हुए कहा, ये सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं सच्चे प्यार का भूत चढ़ा है। अरे एक बार शादी हो जाएगी तो प्यार भी हो जाएगा। एक बार बात करके हाँ कह दो तो। हर्षवर्धन की बात पूरी होने से पहले ही श्लोक ने बस इतना कहा, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। और कॉल कट कर दी। उसे अब उनकी बातों में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं थी। सगे बाप होने के बावजूद वो अपने बेटे की फीलिंग्स को बार बार कितना हर्ट कर रहे थे, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। उसे ये बार बार एहसास दिलाना कि उसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ये बात उसके दिल को महसूस कर रख देने वाली थी। श्लोक का अब क्लब में रुकने का जरा सा भी मन नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों को इस तरह छोड़कर उसे जाना अच्छा भी नहीं लग रहा था। उसने कुछ सोचकर ग्रुप में मैसेज किया, 5 मिनट के अंदर पार्किंग एरिया में मिलो। दोस्तों के बारे में सोचकर श्लोक अपने यादों के भंवर से बाहर आया। उसने मोबाइल उठाकर रवि को कॉल करना ही चाहा कि तभी मैसेज बॉक्स में उसके दोस्त सनी का अनरीड मैसेज दिखाई पड़ा। श्लोक ने मैसेज पर क्लिक किया तो लिखा आया, भाई कैसा लगा मेरे और रवि का सरप्राइज? देख, बड़ी मेहनत से हमने तेरा कमरा सजाया, मेहनत वेस्ट मत जाने देना। और एक व्यंग सी स्माइली बनी हुई थी। मैसेज देखते ही श्लोक की भवें तन गई। मैसेज डिलीट करते हुए वो खुद में ही बड़बड़ाया, तुम दोनों को तो मैं बाद में देखता हूँ। मैंने कितनी बार मना किया था कि कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, लेकिन तुम दोनों सुधरने वाले नहीं हो। पता नहीं इस सजे हुए कमरे को देखकर काव्या मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, लेकिन श्लोक ने जैसे खुद को ही टोका, मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? जब से मिली है तब से मुझसे बदतमीजी की जा रही है। क्लब में उसकी मदद की थी, लेकिन पता नहीं मुझसे किस बात का बदला निकाल रही है। मैंने तो बस उससे, श्लोक को खुद की आवाज जैसे खाई से आती हुई महसूस हुई, मैंने तो बस उससे प्यार किया है, बेपनाह प्यार जो एक तरफा ही रह गया। ओह गॉड, मैं क्या करूं? इस शादी को कैसे संभाल पाऊंगा? श्लोक ने अपने मन को फिर से टटोला। 3 महीने पहले डैड से की गई वो शर्त श्लोक के जहन को झंझोर रही थी। सारे रस्मों के बाद जब उसकी मुलाकात काव्या से हुई तो उसके नफरत भरे अंदाज को देख उसे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने ही शर्त वाली बात में फंस चुका है। श्लोक ने अपना सर थाम लिया। उसका सर बुरी तरह से दर्द से फटा जा रहा था। डैड की शर्त, काव्या का स्वभाव, उसकी दूसरी शादी, श्लोक का इस शादी पर से विश्वास, सच्चे प्यार की तलाश, सब कुछ जैसे बेईमानी सा लग रहा था। जिस विश्वास के तहत उसने अपने डैड की शर्त मान ली थी और उन्हें इस रिश्ते में उसका साथ देने के लिए राजी भी कर लिया था, अब सब कुछ उसे खुद एक छलावा लग रहा था। मॉम डैड को तो उसने किसी तरह से समझा दिया था, लेकिन खुद से कब तक झूठ बोलेगा? आखिर क्या शर्त तय हुई थी श्लोक और हर्षवर्धन मेहरा के बीच में? काव्या ने अजनबी ही समझकर क्या नोट लिखा है श्लोक के लिए? श्लोक शर्त वाली बात याद ही कर रहा था कि तभी बादलों की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठा। तेज हवा के झोंके से बारिश का पानी खिड़की के अंदर आ रहा था। श्लोक ने जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की अंदर से बंद कर दी। फिर कमरे का दरवाजा खोलकर वो बाहर आया। हॉल की बैल्कनी बंद करके उसने काव्या के बंद कमरे की तरफ देखते हुए मन ही मन सवाल किया, इसने खाना तो खा लिया होगा ना? सुबह से काव्या ने कुछ भी नहीं खाया था और अब शाम के 6 बजने वाले हैं। क्या एक बार पूछ लूं? काव्या ने श्लोक से एक बार भी ढंग से बात नहीं की थी, इसलिए श्लोक भी अब उससे बात करने से पहले इतना सोच विचार कर रहा था। रहने देता हूं। श्लोक ने खुद से ही कहा, मैंने काव्या तक खाना पहुंचा दिया था, अब खाना नहीं खाना उसकी मर्जी।
खुद के बेचैन मन को जैसे श्लोक ने बहलाया और हॉल की बत्ती जला दी। बत्ती की जगमगाहट से श्लोक की नजर सीधे सामने सोफे के साइड टेबल पर रखे खाने की खाली थाली पर गई तो वो मन ही मन मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर थाली उठाई तो उसकी नजर डायरी के नीचे दबाकर रखे हुए कागज पर अटक गई। कागज के उस छोटे टुकड़े पर 2 शब्द साफ दिखाई पड़ रहे थे, थैंक यू एंड सॉरी। श्लोक ने वो कागज उठाया और अब की बार मुस्कुराहट उसके होठों को छू गई। एकदम झल्ली है, श्लोक ने खुद से ही कहा और सिर झटक कर किचन की तरफ बढ़ गया। कमरे के बिस्तर पर बैठी काव्या न जाने कब से वो काले रंग का कोट को हाथ में पकड़े बैठी थी। जब से उसे इस बात का एहसास हुआ था कि श्लोक ने ही उसे क्लब में बचाया था, उसका मन बेचैन हो रहा था। बेवजह ही मैंने कमरे की सजावट देखकर इतना रिएक्ट कर दिया, काव्या ने खुद से कहा। हो सकता है ये काम श्लोक के दोस्तों या फिर किसी रिश्तेदार का हो। कमरा देखकर उसके चेहरे पर भी तो हैरानी के भाव थे। मैं क्यों श्लोक के साथ इतना सख्त पेश आ रही हूँ? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डैड पसंद करके लाए हैं, या मुझे मेरी ही फैमिली ने बोझ समझकर श्लोक के साथ बंधन में बांध दिया है? इन सब में श्लोक की क्या गलती है? उससे तो खुद सच छुपाया गया और सच जाने के बाद भी वो मेरे से अच्छे तरीके से पेश आने की कोशिश कर रहा है, और एक मैं हूँ। काव्या को उस पल अपनी सोच से घिन महसूस हो रही थी, जिसने बदले की भावना में बहकर श्लोक जैसे अच्छे इंसान को उसने अपनी बातों से काफी तकलीफ पहुंचाई थी। हाथ में पकड़े हुए कोट को वो फिर से गौर से देखने लगी। क्लब वाली घटना फिर से उसके दिमाग में उजागर हो गई। क्लब से निकलने के बाद वो अपनी गाड़ी के बैक सीट पर छवि के साथ बैठी हुई थी। छवि ने किसी तरह जुगाड़ निकालकर काव्या की मॉम को कॉल लगाकर घर से ड्राइवर बुला लिया था। ड्राइवर गाड़ी का इंजन चेक कर रहा था तो बैक सीट पर बैठी छवि ने मुंह बनाते हुए कहा, यार काव्या, बुरा मत मान, लेकिन आज तेरी वजह से संडे का प्लान चौपट हो गया। अब देख, बारिश का मौसम और इस खराब गाड़ी में हम दोनों फंस कर रह गए हैं। बोलते हुए छवि ने काव्या की तरफ देखा, जो अपने हाथों की पोरों पर लंबे से कोट की आस्तीन को फंसाए हुए घूर रही थी। काव्या, छवि ने उसे झंझोर कर पूछा, कहाँ खोई है? और ये? छवि की नजर अब फिसल कर काव्या के पहने कोट पर अटकी तो उसने जल्दी से टोका, कोट? ये कोट तेरे पास कैसे आया? और ये तो किसी लड़के का कोट लग रहा है। छवि हैरान भाव लिए काव्या के कोट और उसे एक टक देख रही थी और काव्या मन ही मन सोच रही थी, कोट वाला लड़का, उसका नाम क्या हो सकता है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? छवि ने दोबारा टोका, ये तूने किस लड़के का कोट पहन लिया है? तू तो लड़कों से 100 फीट की दूरी पर रहती है। तो क्लब में ऐसा कौन मिल गया कि जिसके कोट पर तेरा दिल आ गया? छवि का सवाल सुन काव्या ने कोट की आस्तीन की मुट्ठी में मसोसते हुए मन ही मन कहा, पता नहीं वो कौन था, लेकिन फिर भी जाना पहचाना सा क्यों लगा। क्या सोच रही है? छवि ने अब की बार तेज आवाज में पूछा तो काव्या ने सिर थामते हुए बात बदलने की कोशिश की, मुझसे कुछ मत पूछ, मेरे सिर में काफी तेज दर्द हो रहा है। इतना ड्रिंक करेगी तो दिमाग के साथ साथ लिवर भी खराब हो जाएगा। छवि ने मुंह बनाकर कहा, तुझे तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि मैंने तुझे इस हालत में भी अकेले नहीं छोड़ा। बस तुझे घर। छवि का रेडियो फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन काव्या आंख मूंद कर बाहर गिरती तेज बारिश की बूंदों की आवाज महसूस कर अपने अंदर के उठते शोर को दबाने की कोशिश करने लगी। कमरे की खिड़की के कांच पर गिरती बारिश की बूंदें देख काव्या ने मन ही मन कहा, मेरे अतीत ने मुझे लड़कों से नफरत करना सिखा दिया था। उनके टच तो क्या, मुझे लड़कों का मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं था। लेकिन श्लोक, जो कि मेरे लिए अजनबी था, मैंने उसका कोट पहनने में एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो कई लोगों से बदतमीजी की है, लेकिन श्लोक से इतनी बदतमीजी से पेश आने के बाद भी मेरा मन बेचैन क्यों है? मुझे गिल्ट क्यों फील हो रहा है? मैं तो यही चाहती थी ना कि श्लोक तंग आकर मुझे खुद छोड़ दे, लेकिन उसके नर्म स्वभाव से कोई कैसे नफरत कर सकता है? काव्या भी शायद अब श्लोक की तरह ही सवालों के भंवर में घिर चुकी थी। इधर राणावत विला में जयकिशन राणावत आराम से बड़े सोफे पर बैठकर विस्की का मजा ले रहे थे। दूसरे सोफे पर बैठी काजल राणावत ने अपनी आवाज में नरमी खोलते हुए कहा, आपने सुबह से एक बार भी काव्या को कॉल नहीं किया और ना मुझे कॉल करने दिया है। वो हमें याद कर रही होगी। अपनी बीवी की बात सुनकर जयकिशन राणावत ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, काव्या को इस घर से विदा करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब आप क्या चाहती हैं कि उसे बार बार फोन करके उसकी खोखली धमकी भरी बातों में आकर हम वापस उसे घर बुला लें? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? काजल ने टोका, काव्या आपकी बेटी है, आपका मान सम्मान है। कैसा मान सम्मान? अब की बार जयकिशन राणावत की आवाज थोड़ी तेज हो गई। मेरे मान को तो उसने मजाक बनाकर रख दिया था। आज तक उसके करतूतों की वजह से रिश्तेदारों के बीच शर्मिंदा घूमता हूँ। वो तो हमारे कहने पर किसी भी रिश्तेदार ने काव्या की पहली शादी का जिक्र नहीं किया, वरना ये रिश्ता भी हाथ से जाता और आपकी बेटी क्लब में जा जाकर अय्याशी करके हमारा नाम और डुबोती रहती। आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि हमने काव्या के लिए श्लोक जैसा सीधा साधा लड़का ढूंढ लिया।
जिसने बिना जांच पड़ताल किए 2 हफ्ते के अंदर शादी करने का फैसला कर लिया। जयकिशन राणावत की बातें सुनकर काजल के मन को काफी ठेस पहुंची थी। काव्या की एक गलती ने उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था और उनकी परवरिश पर कितने सवाल उठाए गए थे। हताश तो वो भी थी, लेकिन अपनी ममता से वो लड़ नहीं सकती थी, जो हर पल काव्या के जीवन में खुशियां लाने की प्रार्थना करता था। खैर, जयकिशन राणावत की आवाज सुनकर काजल ने उनकी तरफ देखा तो वो बोल पड़े, हमने कुछ गेस्ट की लिस्ट बना ली है। परसों की पार्टी का इनविटेशन कल उन्हें भिजवा दीजिएगा। हम नहीं चाहते कि लोग बातें बनाएं कि राणावत साहब की एक लौती बेटी का वेडिंग रिसेप्शन हुआ ही नहीं। काजल ने हैरानी से पूछा, लेकिन रिसेप्शन तो लड़के वालों की तरफ। काजल की बात पूरी होने से पहले ही जयकिशन ने टोका, लड़कों वालों की औकात क्या है ये आप भी अच्छे से जानती हैं। इसलिए बहस करने के बजाय पार्टी की जाकर तैयारी करें। इतनी आलीशान दावत देंगे कि श्लोक क्या, उसके परिवार वाले भी जिंदगी भर हमारे एहसानों के बोझ तले दब जाएंगे। अरे ऐसे कैसे हम दब जाएंगे? हर्षवर्धन मेहरा ने चिढ़ते हुए सरिता देवी से कहा, हमारी असलियत उस जयकिशन को पता नहीं है। श्लोक की वजह से बस मैंने खुद को रोक कर रखा हुआ है, वरना आज के आज उस राणावत के सारे शेयर्स क्रैश करवा देता। मेहरा हाउस में हर्षवर्धन मेहरा अपनी पत्नी सरिता के साथ खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। श्लोक से एक बात की शर्त लगाकर अब वो काफी बेबस हो चुके थे। वो 3 महीने पहले श्लोक और उनके बीच की गई शर्त को कोस रहे थे। 2 परिवारों के अहंकार के बीच क्या श्लोक और काव्या का ये अनोखा रिश्ता दम तोड़ देगा, या खुद श्लोक और काव्या इस रिश्ते को बिना वक्त दिए अलग रास्तों पर चल पड़ेंगे। 3 महीने पहले हर्षवर्धन मेहरा ने श्लोक के सामने एक शर्त रखी थी, जिसके कारण वो जयकिशन राणावत के आगे बेबस हो चुके थे। उस रात क्लब से आने के बाद श्लोक अपने डैड हर्षवर्धन मेहरा के आमने सामने उनकी स्टडी में बैठा हुआ था। हर्षवर्धन मेहरा बाएं हाथ में विस्की से भरा ग्लास थामे काफी देर से किताबों की अलमारी की तरफ गौर से देख रहे थे। श्लोक, जो कि पिछले 15 मिनट से स्टडी में मौजूद था, उसने अब थोड़ा बेसब्र होकर पूछा, डैड क्या हुआ है? ऐसी भी क्या इंपॉर्टेंट बात थी जिसके लिए आपने मुझे इस टाइम स्टडी में बुला लिया? वो दिल ही दिल में मना रहा था कि डैड अब फिर से मिस्टर प्रफुल्ल की बेटी ईशा से बात नहीं करने पर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। श्लोक बुरी तरह से थका हुआ था और इस टाइम वो अपने डैड से बेवजह बहस नहीं करना चाहता था। हर्षवर्धन ने विस्की से भरा ग्लास टेबल पर रखा और लंबी सांस छोड़कर सोफे पर से उठते हुए बोले, श्लोक, मैंने तुम्हारी बातों पर काफी गौर किया है। तुम मिस्टर प्रफुल्ल की बेटी से शादी नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम। अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हो, वेल एंड गुड। तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं और सरिता तुम्हारे खुशियों के बीच आ रहे हैं, तो ठीक है, अब से तुम वही करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। अपने डैड के मुंह से ये सारी बातें सुन श्लोक ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब है कि आप दोनों मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हर्षवर्धन मेहरा ने कहा। तो श्लोक ने चैन की सांस लेनी ही चाहिए कि हर्षवर्धन मेहरा की आगे की बात सुनकर वो चौंक गया। हर्षवर्धन मेहरा ने थोड़ा रुककर कहा, हम तुम्हें अगले 6 माह तक शादी के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। इन 6 महीनों में तुम ऑफिस का काम संभालोगे और साथ साथ एक ऐसी लड़की ढूंढने की भी कोशिश करोगे जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहते हो। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर तुम ये नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें हमारी पसंद की लड़की से शादी करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हर्षवर्धन मेहरा की ये शर्त सुन श्लोक को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। 6 महीने की मोहलत। डैड तो ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे सच्चा प्यार बाजारों में मिलता है और बस वहां जाकर सही बोली लगाकर खरीद लेना है। प्यार होने में तो वक्त लगता है, ऐसे कैसे 6 माह के अंदर वो किसी को भी जीवन साथी बनाने का सोच ले, उसमें अपनी खुशियां और प्यार ढूंढ ले। अगर फिर भी कोई लड़की उसके पैसों की वजह से झूठे प्यार का जाल बुन दे तब वो क्या करेगा? उसे इसी बात से तो प्रॉब्लम थी कि शादी के लिए लड़कियों के रिश्ते उसकी आइडेंटिटी के लिए नहीं बल्कि हर्षवर्धन मेहरा के इकलौते बेटे श्लोक मेहरा के लिए आ रहे थे। क्या सोच रहे हो? हर्षवर्धन मेहरा ने टोका। ये शर्त मान लो, नहीं तो फिर ईशा को हमने तुम्हारे लिए पसंद। मैं तैयार हूँ। श्लोक ने बीच में ही डैड की बात काटते हुए आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन डैड, इसके साथ मेरी एक और शर्त है। श्लोक ने जैसे ही शर्त की बात कही तो हर्षवर्धन मेहरा ने चेहरे पर हैरान भाव लिए पूछा, कैसी शर्त? श्लोक ने अपनी आवाज में ठहराव लाते हुए कहा, इन 6 महीनों तक मैं हर्षवर्धन मेहरा के बेटे की हैसियत से नहीं बल्कि आपके ऑफिस में एक आम एम्प्लॉय की तरह काम करूंगा और खुद की काबिलियत पर अपनी पहचान बनाऊंगा। मैं अगले 6 माह तक किसी लोकल एरिया के रेंटेड अपार्टमेंट में रहूंगा, बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह। अगर इसी बीच मुझे अपना सच्चा प्यार मिला या मेरी इस नई पहचान को परख कर किसी भी स्टेटस की लड़की के घर से रिश्ता आया और मैंने उससे शादी करने का इरादा कर लिया, तो आप और मॉम दोनों को ही मेरे इस आम नागरिक के किरदार को बढ़ावा देना होगा। क्या मतलब? हर्षवर्धन मेहरा ने चौकन्नी नजरों से श्लोक को देखते हुए पूछा, तुम एक आम सी लड़की को हमारे फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हो? श्लोक की शर्त सुनकर उनका सर चकरा रहा था। डैड का सवाल सुन श्लोक ने ठंडे लहजे में कहा, अब ये तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि उसका स्टेटस क्या होगा, लेकिन शर्त के मुताबिक
आप और मॉम को मेरी शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ करानी होगी, वो भी एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में। मैं नहीं चाहता कि जिस लड़की से मेरी शादी हो वो इस बात को लेकर पहले ही परेशान हो जाए कि उसके होने वाले पति की आइडेंटिटी फेक है। इसलिए वक्त आने पर आप और मॉम को भी मेरे इस छोटे से नाटक का हिस्सा बनना पड़ेगा, सिर्फ अपने बेटे की खुशियों के लिए। डैड, आप ऐसा कर लेंगे? श्लोक के लहजे में चैलेंजिंग भाव था और साथ साथ उसने हर्षवर्धन की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। एक लौता बेटा होने की वजह से आगे चलकर ऑफिस का काम श्लोक को ही संभालना था, और अगर उसने ये काम छोड़ दिया तो हर्षवर्धन मेहरा के लिए ये बात नुकसान साबित हो सकती थी। उन्हें इस बात पर भी भरोसा था कि 6 महीने काफी कम है श्लोक को अपने मन मुताबिक लड़की ढूंढने के लिए। इसलिए हर्षवर्धन मेहरा ने गला खंखारते हुए अपना फैसला सुनाया। ठीक है श्लोक, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर जिस भी पल मुझे ये लगा कि तुम्हारे पसंद की लड़की में तुम खुश नहीं हो तो उसी पल तुम्हें उस लड़की को डाइवोर्स देकर मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। बोलो, शर्त मंजूर है? हर्षवर्धन मेहरा की आवाज श्लोक के जहन में गूंज रही थी और साथ साथ उसका आत्मविश्वास से भरा जवाब भी। हाँ, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मुझे उस दिन श्लोक की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। हर्षवर्धन मेहरा बड़बड़ाए। सीधे श्लोक का रिश्ता तय कर देना चाहिए था। बेवजह उसकी बातों में आकर उस राणावत के हाथों बेइज्जत हुआ हूं। पूरा परिवार के लोग ही एक नंबर के ढोंगी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरिता ने भी जल्दी हामी भरी। मेरा मन तो ये मान ही नहीं रहा है कि वो लड़की किसी भी तरह श्लोक की बीवी बनने लायक है। पता नहीं उसने मेरे बेटे को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई है जो अपने महल नुमा घर को छोड़कर उस छोटे से किराए के फ्लैट में रह रहा है। जब से गया है तब से कोई खबर ही नहीं है। पता नहीं श्लोक कैसा होगा। तुम मिल क्यों नहीं आती श्लोक से? हर्षवर्धन मेहरा ने राय दी। जरा हमें भी तो पता चले कि वो अपने पसंद की शादी में कितना खुश है। अगर वो खुश नहीं दिखा तो मैं कम से कम उसे अपने किए हुए वादे के मुताबिक उस लड़की को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। सरिता मेहरा ने कुछ सोचकर कहा। अभी तो रात हो चुकी है, कल सुबह सुबह मैं श्लोक के घर पर पहुंचती हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कि वो लड़की हमारे श्लोक के लायक है भी या नहीं। मन ही मन अपने बेटे की चिंता में खोली सरिता देवी काव्या से काफी चिड़ी बैठी थी। सरिता ने जैसे खुद से ही प्रण लिया हो, ये शादी तो मैं किसी भी हालत में चलने नहीं दूंगी। रात के 8 बजने वाले थे और काव्या ने अब तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला। श्लोक को अब उसकी फिक्र होने लगी थी। श्लोक ने सरसरी नजरों से हाथ में पकड़े चाय की ट्रे को देखा, फिर काव्या के कमरे के दरवाजे पर नॉक करके पूछा। एक स्ट्रेंजर की तरह ही सही, लेकिन क्या तुम मेरे साथ बाहर आकर चाय पीना पसंद करोगी? श्लोक की आवाज सुनते ही काव्या सकपकाते हुए अपने होश में आई और उसने जल्दी से कोट को पलंग के नीचे सरका दिया। फिर अपनी आवाज को थोड़ा कड़क करके कहा, मुझे किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। काव्या की आवाज कमरे के अंदर से आई तो श्लोक ने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर नर्म लहजे में बोलना शुरू किया। इस तरह एक दूसरे से बात नहीं करके क्या हल निकलेगा? काव्या, मैं जानता हूँ ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, और भरोसा रखो मुझे भी इस शादी से कोई उम्मीद नहीं है। श्लोक का इतना ही कहना था कि काव्या हैरान भाव चेहरे पर लिए धीरे धीरे कदमों से चलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। श्लोक ने अपनी बात आगे जारी रखी। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम इस मसले का कोई आपसी हल निकाल लें। इस तरह से एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे रहेंगे तो दोनों इस शादी के दलदल में और धंसते चले जाएंगे। तुम्हें मुझसे अलग होना है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन कम से कम हम थोड़ी देर के लिए सुकून के साथ बैठ सकते हैं, एक स्ट्रेंजर की तरह ही सही। लेकिन क्या तुम मेरे साथ बाहर आकर चाय पीना पसंद करोगी? क्या काव्या श्लोक का ये प्रस्ताव स्वीकार करेगी? क्या दोनों अपनी शादी को एक और मौका दे पाएंगे? सरिता मेहरा आखिर कौन सी अड़चन डालेगी इस शादी में? श्लोक की आवाज की नरमी ने काव्या के मन में समाये रिश्तों की कड़वाहट को फिर से कम कर दिया था। वो कुछ सेकंड के लिए दरवाजे से चिपक खड़ी रही, फिर उसने लंबी सांस छोड़ी और दरवाजा खोल दिया। सामने श्लोक सफेद कुर्ते और लोअर पहने हाथ में चाय की ट्रे थामे खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव नहीं था। उसकी गहरी भूरी आंखों में काव्या को उसकी बातों की सच्चाई नजर आ रही थी। नीले सलवार कमीज में खुले बालों में खड़ी काव्या का अक्स भी थोड़ा थोड़ा श्लोक के दिल में उतरता चला जा रहा था। कई घंटों बाद उसने काव्या को उसके पुराने अवतार में देखा था। काव्या की मासूमियत अब उसके चेहरे पर झलक रही थी। कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि इसी काव्या ने श्लोक के सामने अब तक बदतमीजी से ही बात की थी। खुद के चेहरे पर श्लोक की गड़ी नजर महसूस करते हुए काव्या ने टोका, चाय पिए? काव्या की आवाज सुन श्लोक अपनी सोच के दायरे से बाहर निकला और उसने सिर झटकते हुए ट्रे काव्या की तरफ बढ़ा दी। काव्या ने एक कप संभाल कर उठाया और बैल्कनी की तरफ चली आई। श्लोक ने भी दूसरा कप थामा और वो भी पीछे पीछे बैल्कनी में जा पहुंचा। दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप थोड़ी दूर पर दिखाई पड़ती समुद्र की लहरों को गिनने लगे। गाड़ियों का शोर, जगमगाती बत्तियां, बाजार की हलचल, सब कुछ उस अपार्टमेंट के इर्द गिर्द था, लेकिन बैल्कनी में फिर भी सुकून का एक एहसास मौजूद था। बारिश के बाद का मौसम काफी खुशनुमा हो रखा था। मिट्टी की सौंधी खुशबू और हल्की ठंडी हवा दोनों को सुकून पहुंचा रही थी।
पिछले 24 घंटे में पहली बार था जब दोनों इतने पास होकर भी बिना बहस किए चुपचाप खड़े थे। चाय की उड़ती भाप और उसमें डली अदरक की उठती महक ने शायद दोनों को अपनी बीती यादों में ढकेल दिया था। कई दिनों बाद काव्या को इतनी खुली हवा में सांस लेते हुए अच्छा महसूस हो रहा था। यहाँ पर न किसी के ताने सुनने थे, न किसी से उसे बहस करने की जरूरत थी। श्लोक ने कम से कम उसे अपना स्पेस दे रखा था, जिसकी वजह से वो अभी श्लोक के साथ बैल्कनी में खड़े होकर चाय पीने में कंफर्टेबल थी। चाय की चुस्की लेते हुए श्लोक ने चुप्पी तोड़ी। मुझे यहाँ पर खड़े होकर समुद्र की लहरें देखना बहुत पसंद है। इस पूरे फ्लैट में ये मेरी सबसे खास जगह है, और जब बारिश होती है तो इस नजारे की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। बोलते हुए श्लोक ने काव्या की तरफ देखा। वो एकटक समुद्र की लहरों को देख रही थी। उसकी बड़ी घनी पलकें जब भी समुद्र की लहरों को गिनते हुए झपक रही थी, श्लोक को उसकी आंखों की गहराइयों में डूबने का मन कर रहा था। अपने बेतरतीब होती धड़कनों को उसने काबू करते हुए मन ही मन खुद से कहा, काश तुम में इतनी नफरत नहीं भरी होती काव्या। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और तुम्हारी सुनना भी चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ कि वो भोली भाली काव्या कहाँ चली गई जिससे मुझे पहली नजर का प्यार हुआ था। तुम क्या बोल रहे थे? काव्या के सवाल ने श्लोक को अपनी सोच से बाहर निकाला। काव्या उसकी तरफ देखकर पूछ रही थी, तुम ये शादी निभाना नहीं चाहते, राइट? तो इस शादी से बाहर निकलने का कोई प्लान है? काव्या का सवाल सुनते ही श्लोक ने एक पल को कुछ सोचा, फिर उल्टा सवाल पूछ लिया, क्या हम दोनों थोड़ी देर के लिए ये भूल नहीं सकते कि हमारी शादी हो चुकी है? मतलब? काव्या ने समझने की कोशिश की तो श्लोक ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, मतलब कि थोड़ी देर के लिए हम अनजान बन जाए। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझे कि हम तो अनजाने मुसाफिर ट्रेन की बर्थ पर आमने सामने बैठ गए हैं और एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें करते हुए सफर गुजार रहे हैं। श्लोक की बात सुन काव्या ने अनमने ढंग से कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब करने में, और वैसे भी मेरी चाय खत्म हो चुकी है, मैं जा रही हूँ। बोलते हुए काव्या जैसे ही जाने को मुड़ी कि श्लोक ने पीछे से पुकारा, मिस नाइटिंगेल, क्या तुम्हें बारिश पसंद है? ये सवाल सुनते ही जैसे काव्या सुन पड़ गई। उसने मुड़कर श्लोक की तरफ बेचैनी से देखा तो वो नजर फेरे बेफिक्री से बालकनी के बाहर देख रहा था। बादल फिर से बरसने को तैयार थे। गिरते हुए बूंदों के साथ काव्या के मन के किसी कोने में अतीत की यादों में हलचल मचने लगी। ये बारिश का मौसम हमेशा उसे अतीत के पन्नों में सबसे खूबसूरत सफर पर ले जाता था। एक सादे पर्दे पर चंद रंगीन तस्वीर जैसे उसके जहन में उजागर होने लगी थी। काव्या यार, ऐसे मौसम में तो कॉलेज मत जा। छवि की पुकार सुन काव्या ने मुड़कर उसे देखा और चहकते हुए कहा, बारिश के मौसम में घर से बाहर रहने में ही मजा है मेरी जान। उसने आज नीले रंग की लॉन्ग कुर्ती जीन्स के ऊपर पहनी हुई थी। कानों में मोती की बनी छोटी सी 2 बालियां थी। बालों को उसने आज खुला छोड़ रखा था और आंखों के किनारे हमेशा की तरह गहरा काजल लगा रखा था। ये काजल उसकी आंखों की बनावट और चेहरे की सुंदरता को 4 चांद लगा देता था। मुस्कुराहट तो जैसे काव्या के होठों की पहचान थी और उसकी मासूमियत किसी का भी दिल जीतने पर कायल कर जाती थी। 19 साल की काव्या मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के लॉ फैसिलिटी के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। छवि काव्या की बात सुनते ही अपना सिर पीटते हुए बोली, तेरे लॉजिक तो मेरी समझ के बाहर है। ऐसे मौसम में घर में रहकर गर्म पकौड़े का मजा लेना होता है ना? बिल्कुल भी नहीं, काव्या ने टोका। अब जल्दी चलो वरना बस निकल जाएगी। बस? छवि ने हैरानी से पूछा। हम गाड़ी से क्यों नहीं जा रहे हैं? आज तो बारिश की वजह से जगह जगह कीचड़ जमा होगा। एव। छवि की बात सुन काव्या ने उसे समझाया, यार तू ना बहुत सवाल करती है। बारिश के मौसम का असली मजा एसी कार में बैठकर नहीं बल्कि बस के सफर में पता चलेगा। बोलते हुए काव्या का अंदाज रुमानी हो गया। जब ठंडी ठंडी हवा की लहरें जुल्फों को उड़ाते हुए गालों पर आएंगी और बैकग्राउंड में गाना बजेगा, ये हंसी वादियां ये खुला आसमां। बस बस, छवि ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तूने ना नॉवल पढ़कर बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दिया है। अब इससे पहले तेरे अंदर का शेक्सपियर जाग उठे, चल यहाँ से। काव्या ने हंसते हुए छवि को गले से लगा लिया, फिर जल्दी से अपना कॉलेज बैग लेकर बाहर निकल आई। पीछे खड़ी छवि ने भी बड़बड़ाते हुए अपना बैग उठाया। इतनी बड़ी गाड़ी इससे पार्किंग में खड़ी है, लेकिन मैडम को आज बस से सफर करने का बुखार चढ़ा है। जब धक्के लगेंगे और सीट नहीं मिलेगी ना तो खुद दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा इसका। छवि काव्या की कॉलेज क्लासमेट थी। वो मध्य वर्गीय परिवार से आती थी। उसका घर काव्या के घर से आधे घंटे की दूरी पर था और हमेशा की तरह आज भी वो काव्या के कहने पर रिक्शा करके उसके घर आई थी। यहाँ से दोनों इकट्ठे ही काव्या की गाड़ी में बैठकर कॉलेज जाते थे। तकरीबन 1 घंटे बस के सफर के बाद जब दोनों कॉलेज पहुंची तो पसीने से दोनों की हालत खराब थी। छवि ने रुमाल से अपना माथा साफ करते हुए तंज कसा, आ गया मजा बस में सफर करने का। कहा था तुझसे कि बारिश के टाइम बस में भीड़ ज्यादा मिलती है। बस में 1 घंटे से खड़े खड़े हालत खराब हो गई। छवि की बात पर काव्या ने ध्यान नहीं दिया और वो लंबी सांस छोड़ते हुए ठंडी हवा के थपेड़े अपने चेहरे पर महसूस करते हुए मुस्कुरा उठी। बस के सफर की सारी थकान चंद सेकंडों में गायब हो गई। छवि,
काव्या ने उल्लास भरी आवाज में कहा। मूड क्यों खराब कर रही है? चल ना, कैंटीन में चाय और समोसे खाते हैं। इस रोमांटिक मौसम में सब कुछ परफेक्ट है, बस कमी है तो एक पार्टनर की। काव्या की बात पीछे बाइक के आने की तेज आवाज के बीच दब सी गई। पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए बाइक पर सवार अजिंक्य रंधावा बड़ी शान से कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ। कॉलेज कमेटी यूनियन का प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वो हेड बॉय भी था और अपनी स्मार्ट और चार्मिंग पर्सनैलिटी से वो कॉलेज के लड़कियों के दिल पर राज करता था। अजिंक्य बाइक चलाते हुए तेज हवा के झोंके की तरह काव्या के पास से गुजरा तो एक पल के लिए काव्या के दिल की धड़कन थम सी गई। आखिर बारिश की बूंदे काव्या को अपने जीवन के कौन से हसीन पल की याद दिलाते हैं? काव्या को मिस नाइटिंगेल नाम से श्लोक ने क्यों पुकारा और वो नाम सुनते ही काव्या शॉक क्यों हो गई? अजिंक्य रंधावा अपनी बाइक पर सवार तेज स्पीड में काव्या के पास से गुजरा तो उसकी दिल की धड़कन थम सी गई। काव्या भी शायद उन्हीं लड़कियों में से थी जिसने पहले दिन के इंट्रोडक्शन के बाद से ही अजिंक्य को लेकर अपने दिल में खास जगह बना ली थी। हाँ, इसे प्यार तो नहीं कह सकते थे, लेकिन शायद प्यार की पहली सीढ़ी ऐसे ही शुरू होती है। छवि की भी नजर अजिंक्य पर पड़ चुकी थी। पार्किंग एरिया में अपनी बाइक पार्क करने के बाद कॉलेज गेट के अंदर जाते ही अजिंक्य को देख उसने घबराहट में काव्या का हाथ पकड़कर तभी आवाज में कहा, काव्या वो सामने देख, अजिंक्य सर। छवि को क्या मालूम था जिस अजिंक्य को वो अब तक नोट कर रही है, काव्या का ध्यान पहले से ही उसकी तरफ था। सफेद रंग की कमीज और ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक शूज और हल्की सी शेव की हुई दाढ़ी उसकी गोरी रंगत को और निखार रही थी। उसकी पर्सनालिटी किसी भी हीरो से कम नहीं थी। बाएं हाथ की उंगली में बाइक की चाबी फंसाकर घुमाते हुए वो आंखों पर से काला चश्मा हटाकर अपने साथ वाली लड़कों को कुछ समझा रहा था। उसकी हर एक अदा कॉलेज में आती जाती लड़कियों को घायल करने को काफी थी। क्या सोच रही है? छवि ने बेसब्री से कहा। चलना, आज तो फ्रेशर्स के ऑडिशन के बारे में अजिंक्य सर से बात कर ली जाए। 2 महीने हो चुके हैं और अब तक फ्रेशर पार्टी नहीं बनी है। काव्या ने अपनी सोच से बाहर निकलते हुए कहा। हाँ चल, अंदर चलते हैं। दोनों कॉलेज के अंदर आते ही अजिंक्य के पीछे पीछे ऑडिटोरियम तक चली आई। अजिंक्य उनके आगे रुककर किसी से बात करने लगा। तब छवि ने टोका, चल बात कर लेते हैं। मैं नहीं, काव्या ने झट से कहा। तू जाकर पूछ ले। काव्या की बात सुन छवि ने मुंह बिचकाते हुए कहा, फट्टू कहीं की, तू रुक, मैं पूछ कर आती हूँ। फिर कुछ सेकंड के अंदर ही काव्या ने छवि को अजिंक्य के पास जाकर बात करते हुए देखा और उसने अजिंक्य को अपनी ओर ही देखता पाया। यूं देख काव्या ने घबराकर आंखें बंद कर ली और मन में ही कहा, ओह गॉड, कहीं अजिंक्य सर ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। एक्सक्यूज मी। एक लड़के की आवाज काव्या के कानों से टकराई तो नर्वस और एक्साइटमेंट की मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ उसने झट से आंखें खोल ली। वो अपने सामने अजिंक्य को एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन सामने अपने क्लासमेट राहुल को देख उसका मुंह बुरी तरह से बिचका। उसने गर्दन उचकाकर सामने देखा तो अजिंक्य ऑडिटोरियम के अंदर जा चुका था। छवि बुरा सा मुंह बनाते हुए उसके पास आकर बोली, अजिंक्य सर से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन उनके साथ खड़े सीनियर ने यूं जरूर कहा कि 1 या 2 दिन में ऑडिशन स्टार्ट है। छवि की बात सुन काव्या ने मन महसूस कर सोचा, ये अजिंक्य सर मुझे कब नोट करेंगे? जिस दिन जूनियर्स का इंट्रोडक्शन था उस दिन तो मेरे गाने की इतनी तारीफ की थी और अब तो ऐसे पास से गुजर जाते हैं जैसे मुझे पहचानते भी ना हो। सर के लिए तो मैं भागी भागी यहाँ ऑडिटोरियम तक आई थी ताकि फ्रेशर्स ऑडिशन की बात छेड़कर मैं उन्हें याद दिला सकूं कि मैं वही लड़की हूँ जिसे उन्होंने नाइटिंगेल नाम दिया है। काव्या, मेरी बात सुनो। राहुल ने टोका तो काव्या ने अजिंक्य से नजर हटाते हुए राहुल से पूछा, हाँ क्या है? राहुल ने हड़बड़ाते हुए उसे एक किताब थमाते हुए कहा, ये मुझे तुम्हें देने को कहा गया है। काव्या ने हाथ बढ़ाकर किताब लेकर कवर पेज पर नाम पढ़ते हुए कहा, द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर। ये किताब? उसने थोड़ी हैरानी से पूछा, ये किताब तो कल मैं लाइब्रेरी में ढूंढ रही थी, लेकिन फिर उसने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ये किताब किसने दी? एक सीनियर ने। राहुल ने जल्दी से कहा और वहां से तेजी से चला गया। काव्या ने सवारिया नजरों से किताब की तरफ देखते हुए खुद से ही कहा, किस सीनियर ने ये किताब भिजवाई होगी? उसे किताब के पन्ने उलट पलट करके देखा तो किताब के बीचों बीच दबा हुआ छोटा सा पेपर उसकी आंखों के सामने लहराया। सफेद पेपर पर बड़ी सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था, डियर। आगे का शब्द पढ़ने से पहले ही काव्या को पीछे से किसी के कंधे का धक्का लगा और वो गड़बड़ाते हुए उसने नजरें ऊपर उठाई तो उसी पल उसने ऑडिटोरियम के दरवाजे के पास खड़े अजिंक्य को अपनी ओर देखता पाया। वो दिलचस्प नजरों से उसे देख रहा था। क्या वो मेरी तरफ देख रहे हैं? काव्या ने कल्पना की। हाँ, वो उसी की तरफ देख रहा था। बड़े ही शांत स्वभाव से और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी बिखरी है। और ये क्या, अजिंक्य उसकी ओर चला रहा था। काव्या ने घबराहट के मारे किताब बंद की और छवि की तरफ देखा जो अपने मोबाइल के कैमरे में अजिंक्य की तस्वीर निहारते हुए बोल रही थी, बस
कल के ऑडिशन में आपको मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाएगा सर। काव्या ने किताब उसके सर पर मारते हुए गुस्से में कहा। इतना क्या घूर रही है? हम जैसे जूनियर्स को वो कॉलेज हेड बॉय कभी भाव नहीं देगा। उसके आसपास खुद ही लड़कियां भवरों की तरह घूमती फिरती हैं। अब चल यहाँ से। अरे कहाँ ले जा रही है? छवि ने चिड़चिड़े अंदाज में कहा। तो मुझसे जलती है कि कहीं मैं अजिंक्य रंधावा की अगली गर्लफ्रेंड ना बन जाऊं। छवि की बात सुन काव्या ने उसे कुछ कहना ही चाहा कि अजिंक्य की साफ आवाज उसके कानों से टकराई। द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर मेरी फेवरेट किताब है। अजिंक्य को इतने नजदीक से देख काव्या की सांसें उथल पुथल होने लगी। उसने हमेशा दूर से ही अजिंक्य को निहारा था, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। छवि के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसे डर था कहीं अजिंक्य ने उसकी कही बात तो नहीं सुन ली। काव्या की नर्वसनेस को नजरअंदाज करते हुए अजिंक्य ने मुस्कुराकर कहा, वैसे ये किताब कल तक लाइब्रेरी में मौजूद नहीं थी। मैंने लाइब्रेरियन से पूछा तो मुझे पता चला कि किसी लड़की ने भी इस किताब के मौजूद नहीं होने पर कंप्लेन की थी। तो वो आप थी, मिस नाइटिंगेल। अजिंक्य के मुंह से ये शब्द सुनते ही काव्या को पेट में तितलियां उड़ने का एहसास हुआ हो जैसे। तो अजिंक्य उसे पहचानता था। क्या सोच रही हैं आप? अजिंक्य ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तो काव्या ने अपनी सोच को ब्रेक लगाया और खुद की आवाज में घबराहट छुपाते हुए कहा, क्या मैं आपको याद हूँ? क्या याद रखना था मुझे? अजिंक्य ने जैसे नासमझ बनने की कोशिश करते हुए दोबारा सवाल किया। तो काव्या को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। उसने ये क्या पूछ लिया था? मैं काव्या ने संभलते हुए कहा, मेरा मतलब है कि ये किताब आप दूसरी कॉपी भी तो ले सकते हैं ना? काव्या का सवाल सुन अजिंक्य ने अपनी हंसी होठों पर दबाई और उसे परेशान करने के अंदाज में पूछा, आपको ये किताब मुझे देने में कोई परेशानी है क्या? मैं काव्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि छवि तपाक से बोल पड़ी, ये मेरी किताब है अजिंक्य सर, और हाँ मैं जरूर इसे आपको पढ़ने को दूंगी। वैसे सर मुझे आपसे ऑडिशन के रिगार्डिंग। छवि अपनी ही बात करते हुए अजिंक्य के साथ आगे बढ़ने लगी और अजिंक्य ने काव्या की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ धीमे लहजे में कहा, तो फिर मिलते हैं। ये बात तो जैसे काव्या के जहन में घर कर गई हो। क्या अजिंक्य ने उसे मिलने का ऑफर दिया था या वो खुद ओवर थिंकिंग कर रही थी? अजिंक्य सर मुझसे क्यों मिलने की बात करेंगे? अजिंक्य का यूं पास आकर उससे बात करना काव्या ने अपने सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, वो दूर से ही अजिंक्य को देख अपने मन की ढेरों बातें उससे बताती थी, लेकिन आज अजिंक्य का यूं सामने आना और उसकी किताब उधार लेने की बात करना और यहाँ तक कि जाते जाते मिलने को कहना, ये सब क्या था? काव्या ने मन ही मन कहा, काव्या तो कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही है? ये किताब अजिंक्य सर तुझे क्यों देंगे? जरूर किसी ने मजाक किया होगा। अभी वो लेटर पढ़ती हूँ। काव्या ने खुद के ही ख्याल को झिड़कते हुए वापस से किताब खोल ली और वो कागज के टुकड़े को निकालकर पढ़ना शुरू किया। डियर नाइटिंगेल। नाइटिंगेल शब्द पढ़ते ही काव्या की आंखें चौड़ी हो गई। क्या ये किताब और उसके अंदर मौजूद लेटर अजिंक्य रंधावा ने काव्या के लिए भेजा था? काव्या ने किताब में रखे लेटर को बाहर निकालकर पढ़ना शुरू किया। डियर नाइटिंगेल, मैं कौन हूँ ये सवाल जरूर तुम्हारे जहन में कौन देगा। वैसे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं ये खत तुम्हें क्यों लिख रहा हूँ, वो भी तुम्हारी फेवरेट किताब का हिस्सा बनाकर। मैं चाहता हूँ कि तुम ये किताब हमेशा अपने पास रखो और इसमें वो छोटी छोटी यादें इकट्ठी करती जाओ जो मैं तुम्हें भेजूंगा। जानती हो, जब तुम्हें पहली दफा देखा था तो ऐसा महसूस हुआ कि तुम भोर की वो किरण हो जिसके बिना दिन की शुरुआत होना मुमकिन नहीं। तुम्हारी आंखों में रात सिमटती महसूस होती है। काजल की लकीर जो जरा लंबी खिंचती हो वो जैसे सपनों की पगडंडी लगती है। सोचा नहीं था कि तुम्हें ये सब कभी लिखने की हिम्मत कर पाऊंगा, लेकिन फिर रह नहीं पाया। बहुत कुछ लिखना चाहता हूं तुम्हारे बारे में। क्या तुम पढ़ना चाहोगी? जवाब देना इसी किताब के माध्यम से। मैं इंतजार करूंगा। काव्या वो खत पढ़कर जितनी हैरान हुई थी उससे ज्यादा परेशान थी कि किसने कॉलेज के इन 2 महीने के अंदर उसे इतनी बारीकी से देखा होगा। क्या वो अजिंक्य था? क्या वो इस लेटर का जवाब दे चाहती है? काव्या उस लेटर को उठाकर आगे पीछे देखने लगी। कुछ और लिखा होगा, लेकिन वहां बस 4 लाइन ही लिखी थी। काव्या ने उलझे अंदाज में किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए कि तभी उसने किताब के आखिरी पन्ने पर पेंसिल से लिखा हुआ देखा, लाइब्रेरी रो नंबर 4। तो क्या उसे लेटर का जवाब लाइब्रेरी के इस हिस्से में जाकर देना है? लेटर लिखने वाला मुझे यहीं पर मिलेगा। काव्या वो खत दोबारा पढ़ने लगी, दर लफ्ज दर। पहली दफा पढ़ने पर बेयकीनी, दूसरी दफा पढ़ने पर हैरानी कि कोई कैसे इतना जान गया उसे, और तीसरी दफा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक मासूम सा सवाल उसके मन में उभरा, क्या सच में मैं भोर की किरण जैसी हूँ? अगर हाँ तो क्या यकीन दिलाने वाले इंसान को जवाब देना चाहिए? क्या
सोचते हुए काव्या ने सामने की तरफ देखा, जहां अजिंक्य अपने पास खड़े लड़के को वापस से कुछ समझा रहा था। अजिंक्य ने जैसे काव्या की नजरें अपने ऊपर महसूस कर ली हों और उसने भी काव्या की ओर देखते हुए एक प्यार भरी मुस्कुराहट उछाल दी। काव्या के लिए वो पल बेशकीमती था। अजिंक्य ने ही उसे ये किताब के साथ साथ इतना प्यारा पैगाम भेजा था, इस बात की उसे तसल्ली हो चुकी थी। तेज बिजली के कड़कने की आवाज के साथ साथ काव्या के कानों में श्लोक की तेज आवाज सुनाई पड़ी। काव्या, आंधी चल रही है, जल्दी अंदर चलो। वो लेटर, काव्या मिनमिनाई तो श्लोक ने टोका। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ खोई हुई हो? काव्या को महसूस ही नहीं हुआ कि श्लोक ने कब उसका हाथ पकड़कर उसे लॉबी के अंदर खींच लिया था। श्लोक बैल्कनी का दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ा ही था कि तभी बत्ती गोल हो गई। ओह, लाइट चली गई, श्लोक ने बड़बड़ाया, फिर अंधेरे में काव्या को देखने की कोशिश की। तुम घबराओ नहीं, श्लोक ने कहा। मैं कैंडल ले। तुम नाइट एंगल के बारे में कैसे जानते हो? काव्या की ठंडी आवाज ने श्लोक की बात को बीच में ही काट दिया। कमरे में खूब अंधेरा था, लेकिन काव्या फिर भी एक टक श्लोक के खड़े होने की दिशा में देखी जा रही थी। काव्या का सवाल सुन श्लोक के होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट उभर आई। उसने अपने कंधे झटके और अंधेरे में दीवार टटोलते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मिस्टर मेहरा। काव्या की कर्कश आवाज श्लोक के कानों में पड़ी, लेकिन वो तब भी उसे अनसुना कर किचन के कैबिनेट में कैंडल ढूंढने लगा। किचन से दराज खोल बंद होने की आवाज सुन काव्या अंधेरे में टटोलते हुए किचन की तरफ बढ़ी। तभी स्लैब पर कैंडल रखकर श्लोक ने माचिस की सुलगती तिल्ली से जैसे ही कैंडल को जलाना चाहा कि काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ झटकते हुए जलती हुई माचिस की तिल्ली को गुस्से में एक तरफ फेंक दिया। कुछ सेकंड के अंदर ही जगमगाती हुई तिल्ली वापस से बुझ गई, लेकिन उन कुछ सेकंड्स में ही श्लोक ने काव्या की आंखों में दहकते गुस्से की आंख को जरूर नोट कर लिया था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? काव्या ने लगभग श्लोक को झड़कते हुए पूछा। क्या तुम भी मेरे ऊपर नजर रख रहे थे? शादी करने से पहले तुमने जरूर मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया होगा, मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल स्टॉक किए होंगे, सोचा होगा कि लड़की इंप्रेस हो जाएगी। बोलो, ऐसा ही है ना? काव्या के सवालों की बौछार सुन श्लोक ने खुद के जज्बातों पर काबू किया और दोबारा माचिस की तिल्ली घसकर कैंडल जला दी। मध्यम सी रोशनी में काव्या का लाल चेहरा देख उसने बड़े ही शांत स्वभाव में पूछा, क्या तुमने अपना ये नाम किसी को बताया था? क्या तुमने कभी सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया है? श्लोक का सवाल सुन काव्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि श्लोक ने बीच में ही टोका। ये नाम तुम्हें किसने दिया था? क्या तुम्हें याद भी है मिस नाइटेंगल? हाँ, वो अजिंक्य। काव्या के मुंह से शब्द निकलते हुए जैसे गले में ही अटक गए। ये नाम उसे अजिंक्य रंधावा ने ही दिया था और जिसके बारे में उसके अलावा और कोई नहीं जानता था। तो फिर सालों बाद इस नाम से उसका पुकारा जाना, वो भी एक अजनबी के द्वारा, कैसे मुमकिन हो सकता था? तुम मुझे पहले से जानते हो? काव्या ने मन में मचलती हुई हलचल को शांत करने के लिए पूछ ही लिया तो श्लोक ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये सवाल तुम खुद से पूछो कि अब तुम खुद को कितना जानती हो। क्या मतलब? काव्या ने उलझी नजरों से श्लोक की तरफ देखकर पूछा। श्लोक ने स्लैब पर से कैंडल उठाई और किचन से बाहर निकलते हुए कहा, शायद ट्रांसफार्मर उड़ गया है, लाइट आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये कैंडल तुम्हारे कमरे में रखते रहूं। श्लोक काव्या के कमरे के अंदर चला गया और पीछे खड़ी काव्या सवालों के जाल में उलझ कर रह गई। श्लोक मुझे पहले से जानता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि श्लोक से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। क्लब में तो बस इत्तेफाक मिलना हुआ था, वो भी उस कोट वाले का। सच में मुझे आज पता चला। हो सकता है ये कोई चाल हो, मेरी कमजोर कड़ी को पकड़कर मुझे शादी में बांधे रखने की। लेकिन जो भी है, ये नाम तो बस लेटर में लिखा हुआ मुझे मिलता था। अजिंक्य ने तो 2-3 बार से ज्यादा मुझे इस नाम से पुकारा ही नहीं। मुझे लगा कि शायद वो अपने मन की सारी बात लेटर के जरिए ही मुझसे करना चाहता हो, लेकिन मैंने जब भी उससे लेटर। काव्या खुद से ही बात करते हुए जैसे एक पल को ठिठकी। उसकी आंखों की पुतलियां अचरज में और बड़ी हो गई। वो दनदनाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी और कड़ी आवाज में कहा, तुम मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम ये बात। काव्या की बात पूरी नहीं हो पाई। सामने श्लोक के हाथ में वही कोट था जिसे उसने पलंग के नीचे सरका दिया था। ये देख काव्या ने हड़बड़ाहट में कहा, तुम्हें मेरे कमरे में मौजूद किसी भी चीज को हाथ लगाने की परमिशन नहीं है। श्लोक ने सरसरी नजरों से कोट की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अपनी चीज को तो ले ही सकता हूँ। वैसे तुम ये कोट हर जगह अपने साथ रखती हो क्या? I mean, अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो जाती तो क्या उस घर में भी ये कोट? ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये तुम्हारा नहीं है। एंड लीव माय रूम। काव्या ने लगभग श्लोक को डपटते हुए कहा और आगे बढ़कर कोट उसके हाथ से छीन ली। काव्या की चिढ़ देख श्लोक ने बात संभालने के लिए हल्की फुल्की अंदाज में कहा, सुबह तक तो यहाँ आना नहीं चाहती थी और इस कमरे से अब मुझे ही निकाल रही हो। सोच लो, तुम्हें शादी तोड़नी भी है या नहीं? श्लोक ने अपनी बात पूरी की और बिना काव्या के जवाब का इंतजार किए हुए सीधे कमरे से बाहर निकल गया। काव्या को उसने अपनी बातों में काफी उलझा दिया था।
अब इससे पहले कि उसका गुस्सा श्लोक पर वापस बरसता, श्लोक ने कमरे से बाहर जाने में ही भलाई समझी। लॉबी में आकर उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, काव्या, होप कि तुम्हें अंधेरे में डर नहीं लगता हो। वैसे वो लेटर वाली बात मैंने किसी को भी नहीं बताई है। गुड नाइट। लेटर? काव्या गुस्से में बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकली तो श्लोक वापस अपने कमरे में जा चुका था और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। ये देखते ही काव्या ने हाथ में पकड़ा हुआ कोट झटककर फर्श पर फेंकते हुए तेज आवाज में पुकारा, मिस्टर श्लोक, मुझसे इस तरह चूहे बिल्ली का खेल तो तुम ना ही खेलो। जो बात है खुलकर सामने से बोल दो। मुझसे जुड़ी ये बातें तुम्हें किसने बताई हैं? क्या ये है नाइट एंगल और लेटर की पहेली? क्या श्लोक जुड़ा है काव्या के अतीत से या सिर्फ उसकी तरफ से एक चाल है काव्या को अपने पास रोकने का?